हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी। हम यहाँ पर कर रहे हैं अपनी एचएसएससी टीजीटी की जनरल पार्ट प्रिपरेशन, जिसके अंदर हम लोग पेडागोजी के मैराथन सेशन यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और आज जो है आपका लास्ट यूनिट है, दैट इज यूनिट 5, दैट इज पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, शिक्षा में दृष्टिकोण। इससे पहले 1, 2, 3 एंड 4 सारे जो यूनिट है उनकी मैराथन क्लासेस मैं आपके सामने लेकर के आ चुकी हूँ। अगर आप चैनल पर नहीं हो और अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा मैराथन की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर के आराम से इस चीज को देख सकते हो। टॉपिक जो आपका रहने वाला है वो कंप्लीट यूनिट 5 को डिस्कस करेंगे कंटेंट के साथ। एंड में आपके लिए जैसे मैं लेकर के आती हूँ प्लस क्वेश्चंस भी आपके लिए रहने वाले हैं। तो एनसीएफ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को, आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को पढ़ेंगे, एनईपी को पढ़ेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को पढ़ेंगे, चाइल्ड्स के राइट्स क्या क्या होते हैं, सारे मुद्दों पर यहाँ पर अच्छे तरीके से बात करी जाएगी। बाइलिंगुअल कंटेंट रहने वाला है। अगर आपको पसंद आता है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए, कर दिया करो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन आपके यूनिट का नेम है। सो बढ़ते हैं अपने यूनिट की तरफ। और जिसको भी पीडीएफ का एक्सेस चाहिए वो फटाफट से ले सकते हो, क्योंकि बाद में फिर लेने का कोई फायदा नहीं है। 7419055279 पर व्हाट्सएप करके आप मुझे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आपको मैराथन की पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, सो इससे रिगार्डिंग प्लीज कमेंट ना करें, मैसेज ना करें। ये वाली जो पीडीएफ आपको अवेलेबल नहीं है, दीज आर नॉट पेड पीडीएफ। ठीक है, चलिए यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। यहां से क्वेश्चन केवीएस में भी पूछे गए थे और आपको भी यहाँ पर क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो आपको एनईपी को, आरटीई को और एनसीएफ को बहुत अच्छी तरीके से आपने पढ़ना है। ठीक है, तो इस यूनिट को इसी सीरीज के अंदर जो है आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है मैंने। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2020 अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया। जितने भी फैक्चुअल की चीजें हो सकती थी, सारे फैक्ट्स डाटा को मैंने यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश करी है, कुछ भी यहाँ पर छोड़ने की मैंने कोशिश नहीं करी। मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% आपको दिया है। अब आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, तो आप इस चीज को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, देखिए किसने दिया था, अप्रूव किया गया था यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ऑन 29 जुलाई 2020, आउटलाइन द विजन ऑफ न्यू एजुकेशन सिस्टम एंड एजुकेशन पॉलिसी है। भाई शिक्षा के लिए एक नीति बनी है, तो ऑब्वियस सी बात है किसके बारे में डील करेंगे, शिक्षा के बारे में ही डील करेंगे। तो जो एक विजन था, जो एक दृष्टिकोण था कि एक अच्छी तरीके से जो सिस्टम था, हमारी शिक्षा का जो प्रणाली था, उसके अंदर एक रिफॉर्म करने की जरूरत थी, उसके अंदर एक बदलाव करने की जरूरत थी। और इसी बदलाव के लिए हमारी जो एनईपी है इसको लाया गया था और इसको अप्रूव किया गया था यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको अनुमोदित किया गया था। और कब किया था, 29 जुलाई 2020। ठीक है, तो ये अप्रूव किया गया था। ये बात आपने यहाँ पर कुछ फैक्चुअल डाटा है जिसको आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। अब किस मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है, द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय आप इसको बोल सकते हो। इन्होंने एक कमेटी को बनाया, एक समिति को यहाँ पर बनाया, जिसको चेयर किया किसने, जिसके अध्यक्ष थे कौन थे, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ये नाम आपने बहुत ध्यान में रखना है। ठीक है, ये नाम तो एनईपी के लिए जो स्पेसिफिक एक कमेटी बनी थी, एक जो समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन फॉर प्रिपेयरिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये नाम आपने बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने के लिए डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का क्या किया था, गठन किया था। और ये सारी चीजें यहाँ पर यहीं से शुरू हो जाती है। इसकी हिस्ट्री वगैरह सारी चीजें अच्छे से देखेंगे। ये जो कमेटी है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था जून 2017 में, ये समिति बनी थी। एंड समिति सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन May 31, 2019, यानी कि 31 मई को 2019 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी। भाई मैं आपको पूरा एक ओवरऑल ना बता रही हूँ कि कैसे कैसे आपकी एनईपी आई थी, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक समिति बनी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। उसके बाद उन्होंने जून 2017 में ये जो समिति बनी थी, अपनी रिपोर्ट इन्होंने कब पेश करी, 31 मई 2019 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंपी। उसके बाद एनईपी 2020 क्या है, जो ये 21st सेंचुरी की पहली एजुकेशन पॉलिसी है। ठीक है, ये 21st सेंचुरी की पहली है, उससे पहले भी आपकी एजुकेशन पॉलिसी आई थी जिसको हम नीचे अच्छे से कवर करेंगे। तो एनईपी 2020 क्या है, जो 21वीं सदी है उसकी पहली शिक्षा नीति है और इसने रिप्लेस किया है प्रीवियस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। इससे पहले एनईपी 68 भी आई थी, उसके बाद 1986 आई है। ठीक है, और उसके बाद एक संशोधन किया था 1992 में, एंड देन बाद में आपकी जो एनईपी आई है वो आपका एनईपी 2020
2020 आया है। तो ये आपका लेटेस्ट एनईपी है जिसको आपने ध्यान में रखना है कि इस एनईपी ने किस एनईपी को रिप्लेस किया था, 1986 एनईपी को यहाँ पर रिप्लेस करके ये हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है। तो ये कुछ फैक्चुअल डाटा है जो कि आपने देख लेना है। हाइलाइट्स की बात करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये फोकस करता है किस पे केंद्रित है, ECCE पे। मैंने आपको अपनी जो पहली यूनिट है, सॉरी पिछली जो यूनिट्स है उनके अंदर ECC, FLN ये सारी चीजें जैसे बताई है, ये सब इसी का ही पार्ट है, एनईपी का पार्ट है, ठीक है। ये फोकस करते हैं ECC पे। भाई हम लोग अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पे हम किसके बारे में बात करते थे, हम लोग ECC के बारे में बात करते हैं कि बच्चे के जो शुरुआती साल होते हैं, बच्चे का जो मैक्सिमम ब्रेन का डेवलपमेंट है वो 5 से 6 साल तक हो जाता है। तब तक उस जो दौरान है इसके अंदर हम पहले बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, कुछ भी खा रहे बच्चे उसकी शिक्षा पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन एनईपी कहता है कि नहीं, हमारे लिए जो बच्चे का जो ये बेस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइम बच्चे को यहाँ पर एक अच्छी शिक्षा की जरूरत है और बच्चे को एक अच्छे खान पान की जरूरत है, इसलिए आपके इसी मकसद के साथ आपका ECC यहाँ पर लाया गया था। एंड फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, आधारभूत शिक्षा और अंकन ज्ञान भी मैंने आपको करवाया कि ग्रेड 3 तक बेसिक रीडिंग की स्किल, राइटिंग की स्किल और मैथमेटिकल स्किल एक बच्चे को ग्रेड 3 तक यानी कि कक्षा 3 तक बिल्कुल आ जानी चाहिए है, ग्रेड 3 तक। ये कहता है हमारा FLN जो, और ये भी आपका किसका हिस्सा है, ये भी आपका एनईपी का हिस्सा है। तो ये एक मेन पॉइंट था इसका, ठीक है। ये आपका FLN और ये ECC इसी से ही निकल करके आया है। कर्टेलिंग ड्रॉप आउट्स एंड एंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस, यहाँ पर जो बच्चे थे वो ड्रॉप आउट ज्यादा कर रहे थे, भाई स्कूल को छोड़ दे रहे थे, कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े, तो ड्रॉप आउट्स बच्चे का यहाँ पर काफी देखने को मिल रहा था। स्कूल छोड़ने वाली संख्या, ठीक है, यहाँ पर काफी हो गई थी। इस चीज को कम करने के लिए एनईपी को लाया गया। एंश्योर किया गया कि यूनिवर्सल एक्सेस हो, यानी कि बिल्कुल ही सार्वभौमिक पहुंच हो सभी बच्चों की। भाई जो एजुकेशन है वो हर बच्चे का एक मौलिक अधिकार हो जाता है, एक राइट यहाँ पर बन चुका है कि यहाँ पर सरकार पूरी तरीके से सुनिश्चित यहाँ पर कर रही है कि हर बच्चा स्कूल के अंदर एनरोल हो। तो शिक्षा के ऊपर सभी का एक यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारी एनईपी आई थी कि ड्रॉप आउट्स को यहाँ पर कम करे और स्कूली शिक्षा जो है सभी स्तरों पर यहाँ पर लाई जाए। तो इसी चीज के लिए हमारी एनईपी आई थी। अडोप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि टीचिंग के अंदर पढ़ाने के दौरान, सीखने के दौरान यहाँ पर क्या आनी चाहिए है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर होना चाहिए। असेसमेंट का इस्तेमाल यहाँ पर, यानी कि जितने भी आपके शिक्षण है, सीखना और जो आकलन है, असेसमेंट का मतलब आकलन ही होता है, आकलन में हमारा किसको अपनाना, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का के बारे में भी क्या बोलती है एनईपी यहाँ पर डिस्कस करती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनको आपने ध्यान में रखना है। कैबिनेट ने हैज आल्सो अप्रूव्ड द रीनेमिंग। अब एक पॉइंट और यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जब एनईपी 2020 आया तो यहाँ पर रीनेम हो गया, मतलब नाम चेंज कर दिया गया। किसका कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम कर दिया गया है, ये भी ध्यान में रखना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, एनईपी के अंदर इस बात का जिक्र है, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना कि किसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, आपसे ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एनईपी रिकमेंड करती है एस्टैब्लिशिंग एन एपेक्स बॉडी फॉर एजुकेशन हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर अंडर द नेम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। एनईपी रिकमेंड करती है कि एक एपेक्स बॉडी यहाँ पर एक तरीके से जो है एस्टैब्लिश करी जाए, जिसको हेड करेंगे पीएम, हमारे जो देश के पीएम हैं वो उसको हेड करेंगे और इसका नाम रखा जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ये आपने नाम सुना भी होगा, या फिर इसको नेशनल एजुकेशन कमीशन बोल सकते हैं। और इसकी अध्यक्षता किसके अंडर में होगी, हमारे प्रधानमंत्री के अंडर में होगी। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। ये भी एनईपी जो है, एनईपी के अंदर इस पॉइंट का भी जिक्र है। एनईपी 2020 इंसिस्ट करता है कि जो हमारे एक्सपेंडिचर होंगे उसका जो 6% है हमारे जीडीपी का, वो किस पे जाएगा, वो एजुकेशन पर जाएगा। यानी टोटल जीडीपी का जो 6% है वो किस पे जाएगा, शिक्षा के ऊपर खर्च करने का जोर यहाँ पर एनईपी डालती है। और साथ ही स्टूडेंट इन क्लासेस 9 to 12 मस्ट रिसीव वोकेशनल एजुकेशन। इसका मतलब क्या है, नीचे मैं आपको वैसे तो अच्छे तरीके से बताऊंगी, लेकिन ना हम लोग क्या करते थे भाई, आप सभी को पता है 10th एंड 12th में स्ट्रीम्स आ जाती है ना, स्ट्रीम्स आ जाती है। कोई आर्ट लेता है, कोई साइंस लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, कोई कुछ लेता है। तो बेसिकली यही 3 होते हैं। तो जिस बच्चे ने आर्ट्स ले ली, फिर उसका कॉमर्स और साइंस के साथ कोई भी लेना देना नहीं था। जिस बच्चे ने कॉमर्स ले लिया, उसका आर्ट और साइंस का कोई लेना देना नहीं था। जिस बच्चे ने साइंस ले लिया, उसको आर्ट्स का ए भी नहीं आता था, कॉमर्स का सी भी नहीं आता था। बट यहाँ पर एनईपी ने कहा कि हमें बच्चे को सीमित नहीं रखना है। अगर किसी बच्चे ने साइंस ली है और क्या पता उसका इंटरेस्ट हो हिस्ट्री पढ़ने में, तो यहाँ पर क्या किया गया कि कुछ वोकेशनल कोर्सेज को लाया गया जिसमें से बच्चा यहाँ पर चूज कर सकता है। बच्चे को
बच्चे का इंटरेस्ट अगर कुछ और पढ़ने का है तो वो उन कोर्सेज में से चूज कर सकता है और फिर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वहां पर चीजें कर सकता है। तो ये बात है यहाँ पर कि 9 to 12 जो है यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन के बारे में लाया गया। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना। व्यवसाय पर एक व्यावसायिक शिक्षा यहाँ पर प्राप्त करनी चाहिए ताकि बच्चे को आगे जो है जाकर के कोई भी समस्या ना हो, बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजें कर पाए। अब एक आधारभूत स्तंभ फाउंडेशनल पिलर क्या हो सकते हैं एनईपी के, तो ये आपने ध्यान में रखने हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये आपके कुछ आधारभूत स्तंभ होते हैं जिसके अंदर आपका एक्सेस आ जाता है, इक्विटी आ जाती है, क्वालिटी आ जाती है, अफोर्डेबिलिटी आ जाती है और अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। ये फाउंडेशनल पिलर्स है आपकी एनईपी के कुछ, ये 5 पिलर है, 5 पिलर, 5 खंबे कह सकते हो जो कि मेन बेस का काम करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि सभी बच्चों को एजुकेशन की एक्सेस हो, इक्विटी हो, सभी के लिए समानता हो, गुणवत्ता हो, सभी चीजें जो उनके लिए अफोर्डेबल हो, मतलब वो हर चीज को करने में सामर्थ्य हो, और अकाउंटेबिलिटी की बात यहाँ पर करी गई है, जवाबदेही की बात यहाँ पर करी गई है। तो ये 5 कुछ पिलर्स है जिनको आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद एनईपी एक असेसमेंट रिफॉर्म भी लेकर के आई है, आकलन का एक जो रिफॉर्म है, एक बदलाव यहाँ पर एनईपी लेकर के आई है, जिसमें परख नाम आपने ध्यान में रखना है। आपने केवीएस की अगर प्रिपरेशन करी थी तो उसमें भी आपको यहां पर समझ में आया होगा कि परख क्या है, आपका एक असेसमेंट का ही फॉर्म है। असेसमेंट का मतलब पता है ना क्या होता है, आकलन होता है। असेसमेंट का मतलब जब टीचर पढ़ाता है और पढ़ाने के दौरान या फिर पढ़ाते हुए अगर बच्चों की कुछ खामियां वगैरह रह जाती तो उसको ठीक करने का काम होता है, यानी कि बच्चों की जो कोई भी उसका गैप है, लर्निंग के गैप को भरने के लिए असेसमेंट किया जाता है। आप ये समझ सकते हो यहाँ पे क्योंकि उसको अगर सीखने में कोई समस्या आ रही है, उसको लर्निंग की अगर कोई गैप आ रही है, अगर वो सीख नहीं पा रहा है तो उसको एक तरीके से इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, रिमेडियल टीचिंग के लिए क्या करा जाता है, असेसमेंट किया जाता है। और इसी असेसमेंट के लिए एक नया नेशनल असेसमेंट, राष्ट्रीय आकलन केंद्र यहां पर आप बोल सकते हो, मूल्यांकन केंद्र आप बोल सकते हो, परख को लाया गया एनईपी के थ्रू। और परख का फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, सर्वांगीण विकास के लिए सारी चीजें होनी है कि हम लोग परफॉर्मेंस का असेसमेंट कर पाए, कितनी हमारी परफॉर्मेंस हो रही है, हम उसको रिव्यू कर पाए, एनालाइज कर पाए, और जो नॉलेज है हमारी उस चीज को एनालाइज कर पाए, और हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट यहां पर हो। तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है, परख किससे रिलेट करता है, हमारी असेसमेंट का एक तरीके से, ये असेसमेंट को रिलेटेड ये सारी चीजें आई है। ठीक है, असेसमेंट को, आकलन को लेकर के आई है। तो परख को आपने यहां पर ध्यान में रखना है। ये एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है जिसको आप परख, पारख कुछ भी बोल सकते हो, समग्र विकास के लिए, बच्चों के समग्र विकास के लिए है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो परख हो गया। उसके बाद एक नया ये एकेडमिक स्ट्रक्चर आया था 5+3+3+4 का। ठीक है, जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था आपका, जो ट्रेडिशनल यानी कि जो पहले स्ट्रक्चर था वो आपका 10+2 का स्ट्रक्चर था, जबकि जो नया स्ट्रक्चर आया वो 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर आया है। ये स्ट्रक्चर था कि बच्चा पहली से 10वीं कक्षा तक ये 10 साल, उसके बाद 11वीं और 12वीं ये उसके 2 साल हो जाते हैं। जबकि इसके अंदर आप सभी को पता है पहले 5 साल किसके अंदर रखे गए हैं, फाउंडेशनल स्टेज के अंदर रखे गए, जिसके अंदर हम लोग एफएलएन को पढ़ते हैं। अगर आपने पीछे की वीडियो देखी तो आप इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे। फाउंडेशनल स्टेज होती है ये आपकी एफएलएन के अंदर। हम बात करते हैं कि जो जैसे बच्चा एंटर करना है, जो शुरुआती के 3 साल होते हैं, ये 5 है ना, तो 5 के अंदर 3+2 ऐसे बटे होते हैं। तो ये जो शुरुआती 3 साल है, जैसे नर्सरी करी बच्चे ने, बाल वाटिका के अंदर, किसी प्ले स्कूल के अंदर, तो ये आता है आपका एफएलएन के अंदर। ठीक है, और ये जो 2 क्या होता है, ये फर्स्ट और सेकंड ग्रेड होती है, बच्चे की पहली और दूसरी कक्षा होती है। तो ये नया सिस्टम आया है। केवीएस में क्वेश्चन यही पूछा गया था कि बताओ ये जो स्ट्रक्चर है कौन सा था, 5+3+3+4 का था। आपको ऑप्शन में ऐसे इधर उधर करके दे दिए, फिर आपको उसमें चूज करना था। तो यहां पर अगर आप देख पा रहे हो, जो आपका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था वो क्या था, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था आपका ये 2 साल का, अपना आपका एज होगी 16 से 18, और ये जो आपका 10 साल का था जिसके अंदर 6 से 16 साल की एज थी, जिसके अंदर आप लोग यहाँ पर 10 तक कर पा रहे थे। उसके बाद 11वीं और 12वीं आप यहाँ पर 16 से 18 साल के बीच में कर पा रहे थे, 2 साल का था। ये आपका ट्रेडिशनल था। नया एकेडमिक स्ट्रक्चर बोलता है कि सबसे पहले आपकी 5 ईयर की फाउंडेशनल स्टेज होगी, आधारभूत जो स्टेज है वो होगी। उसके बाद आपका प्रिपरेटरी स्टेज होगी, जिसको आप तैयारी चरण बोल सकते हो, ये आपकी 3 साल की होगी, क्लास 3 से 5 तक। ठीक है, क्लास 3 से 5 तक, क्योंकि पहली और दूसरी क्लास यहाँ पे आ चुकी है। पहले के 3 साल जो है एफएलएन के अंदर आ गए थे। थोड़ा मैं इसको नीचे कर लेती हूँ। हाँ, अब देखो
ये जो है आपकी पहली स्टेज थी फाउंडेशनल की। फाउंडेशनल देखो ध्यान से देखो, ये दो हिस्सों में बटी हुई है। पहले के 3 साल भाई शुरुआती 3 साल तो बच्चा अपने घर में ही है, उसके बाद बच्चा यहाँ पे आ गया है। एज 3 से लेके 6 साल तक बच्चा यहाँ पे 3 साल बिताएगा। कहां पर बिताएगा? आंगनवाड़ी के अंदर बिताएगा, प्ले स्कूल के अंदर बिताएगा, बाल वाटिका के अंदर बिताएगा। तो ये जो उसकी स्टेज है ना, यही आपकी किसके अंदर आती है? ECCA के अंदर आती है। ECC यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर के अंदर आती है कि ये जो 6 साल का बच्चा होता है, इसके अंदर बच्चे का प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन बच्चे को मिले, बच्चे को एजुकेशन अच्छे तरीके से, ताकि वो बेसिक चीजें सीख जाए। तो ये 3 साल उसके बारे में, उससे जो ECC है उसके बारे में बात करता है, ठीक है। उसके बाद बचे इस 5 में से 2 साल जो कि आपका पहली और दूसरी कक्षा में बच्चा हो गया। एज की बात करें तो 6 से 8 साल का बच्चा हो चुका है। उसके बाद आपकी तैयारी चरण आती है, प्रिपरेटरी स्टेज आती है 3 साल की। इसके अंदर आपका तीसरी चौथी पांचवी में बच्चा आ गया है और उसकी एज जो है वो 8 से 11 साल हो गई है। फिर आती है आपकी मिडिल स्टेज, ठीक है, यानी कि मध्यम अवस्था आप इसको बोल सकते हो। ये 3 साल की है जिसके अंदर TGT वाला पोर्शन ही आ जाता है, ठीक है। बेसिकली आपके बच्चे इसी लेवल के होंगे, क्लास 6 to 8 और एज हो जाएगी 11 से 14। तो आपको इस चीज के बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद सेकेंडरी स्टेज आ जाती है जो कि PGT लेवल की होती है 9 to 12, जो कि 4 साल लेकर के चलती है, क्लास 9 to 12 और एज हो जाती है 14 to 18। तो पूरा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बता दिया है गवर्नमेंट ने कि बच्चा ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। कि हम पहले क्या करते थे, स्किप करवा देते क्लासेस को, बट अभी यहाँ पर KVS की अगर बात करूं तो KVS ने भी इस चीज को मान लिया है, बिकॉज ये चीज अप्लाई हो रही है। अब नई एजुकेशन पॉलिसी तो आ चुकी है ना, तो चीजें अप्लाई तो हो रही है। प्राइवेट वाले ना माने वो अलग बात है, लेकिन KVS में जब आप फर्स्ट क्लास में किसी बच्चे को भेजेंगे तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? उसकी उम्र 6 साल यहाँ पर होनी चाहिए है, एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। तो ये सारी चीज है। फाउंडेशनल स्टेज के अंदर मल्टी लेवल होते हैं, प्ले एक्टिविटी बेस्ड सारी चीजें होती हैं। और प्रिपरेटरी स्टेज जो कि 3 वर्ष की है, जिसके अंदर बच्चा जो है पहली तीसरी से और 5वीं कक्षा में है। प्ले डिस्कवरी बेस्ड होती है, एक्टिविटी बेस्ड होती है, इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग होती है। मिडिल स्टेज के अंदर जो कि आपका TGT लेवल है, इसके अंदर एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, साइंस के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, आर्ट्स, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज के अंदर। और वहीं अगर बात करें लास्ट स्टेज की, दैट इज सेकेंडरी स्टेज, तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होती है, क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर एनहांस होती है, लचीलापन आता है, स्टूडेंट का चॉइस ऑफ सब्जेक्ट होता है, ठीक है। मैंने जो अभी आपको ऊपर बताया ना कि हम पहले आर्ट लेते थे, कॉमर्स या फिर साइंस लेते थे, और फिर जिसने साइंस ले लिया उसका इन दोनों से कोई लेना देना नहीं था, बट इंटरेस्ट भी तो होता है ना। तो यहाँ पर चॉइस ऑफ सब्जेक्ट की बात यही है कि अगर आपने कुछ और सब्जेक्ट ले लिया, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट कुछ हो रहा है तो आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। ये आपको यहाँ पर कहा गया है। नीचे आपको डीपली मैंने पूरा अच्छे तरीके से लिख करके दिया है, तो टेंशन नहीं लेना है कि मैं यहीं पे समझा रही हूँ। अकॉर्डिंग टू इंडियाज न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, 10+2 स्कूलिंग सिस्टम इन इंडिया इज सेट टू बी रिप्लेस्ड, ठीक है। पहले ट्रेडिशनल था 10+2 का जो स्ट्रक्चर था, बट अभी स्ट्रक्चर कैसा हो गया? 5+3+3+4 का हो गया। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। 5+3 कितने हो गए? 8, 8+3 11, 11+4 कितने होते हैं? 15। तो ये आपने सारी चीजें यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि ये 15 साल की आपकी पूरी चीजें बताई गई है। तो पहली स्टेज है आपकी 5 इयर्स की फाउंडेशनल स्टेज है। एज कितनी हो गई है? 3 से 8। क्लासेस क्या रहेंगी? आंगनवाड़ी, प्री स्कूल रहेंगे जब बच्चा 3 से 6 में जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7वीं 8वीं क्या करेगा? क्लास 1, यानी कि यहाँ पे बच्चा 7 ईयर का हो जाएगा और यहाँ पे बच्चा 8 साल का हो जाएगा। 3 to 8 बताएगा ना, 3 से, और ये 3 साल प्री स्कूल आंगनवाड़ी में बिताएगा, जो कि आपका ECCE का हिस्सा है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। ये स्टेज फोकस करती है ऑन टीचिंग इन प्ले बेस्ड। यहाँ पर बच्चे बहुत छोटे हैं, आप उनको बोर्ड पे थोड़े ना समझाएंगे, आप उनके साथ प्ले बेस्ड चीजें यहाँ पर करेंगे, खेल खेल में उनको चीजें सिखाएंगे, एक्टिविटी बेस्ड चीजें कराएंगे, ठीक है। उनकी जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, उसकी जो स्किल होती है, कौशल होते हैं, को यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज को यहाँ पर डील किया गया है। जो पहला स्टेज आपका फाउंडेशनल स्टेज, उसके बाद आपका प्रिपरेटरी स्टेज आता है, तैयारी चरण के 3 वर्ष, जो कि आपका बच्चा आप 3 से 5 में हो गया, 3, 4 एंड 5 में हो गया। एज की बात करें तो 8 से 11 वर्ष का ये बच्चा है, ठीक है। और फोकस करता है प्रिपरेटरी स्टेज विल रिमेन ऑन लैंग्वेज का डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। न्यूमरेसी स्किल बच्चे के अंदर आती है, ठीक है। FLN वाली बात चल रही है ये कि न्यूमरेसी स्किल वाली बात आती है अभी बच्चे के अंदर, जो बेसिक न्यूमेरिक जो ज्ञान है वो आना चाहिए। मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग वुड बी प्ले बेस्ड। यहाँ पर भी सारी चीजें प्ले बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे इतने बड़े नहीं है, बच्चे अभी छोटे ही हैं, तो उनके साथ भी खेल खेल में एक्टिविटी बेस्ड सारी चीजें हो सकती है। इंक्लूड क्लासरूम इंटरेक्शन हो यहाँ पर, ठीक है। डिस्कवरी बेस्ड सारी चीजें हो। बच्चा जो है यहाँ पर शिक्षण और सीखने की जो विधि है वो खेल और गतिविधि आधारित हो, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड हो सारी चीजें। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है
3 ईयर ऑफ मिडिल स्टेज, ये आपको पूरा यहाँ पर पूरा अच्छे से ध्यान में रखना है कि कौन सी क्लास है, कितने साल के बच्चे हैं, क्या इस चीज के अंदर, इस स्टेज के अंदर आता है। तो मध्यचरण के 3 वर्ष हैं और एनईपी 2020 के अंदर दिस स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन विल फोकस ऑन क्रिटिकल लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो क्रिटिकल लर्निंग है उस चीज के बारे में ध्यान दिया जाएगा। और विच इज अ बिग शिफ्ट फ्रॉम रोड लर्निंग मेथड, यानी कि ये जो एनईपी है इसके अंदर यही बताया गया कि आपको रोड लर्निंग नहीं करनी है। एनसीएफ में इसी बात का जिक्र है कि जो रटन की प्रक्रिया है उसको खत्म करने के लिए सारी चीजें यहाँ पर की जा रही है। बच्चा जो है कंसेप्चुअल चीजों को अच्छे से पढ़े, बच्चा जो है कैसे लर्निंग करे, कंसेप्चुअल लर्निंग करे कि उसको सारी जो चीज है वो समझ में आ जाए, वो किसी भी तरीके से रटे ना चीजों को। ठीक है, यूज्ड इन अवर एजुकेशन सिस्टम दिस स्टेज ऑफ वर्क ऑन एक्सपीरियंस लर्निंग पे यहाँ पर फोकस करते हैं, साइंस के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, आर्ट, सोशल स्टडीज के अंदर और ह्यूमैनिटीज के अंदर। तो ये सारा किस चीज का हिस्सा है जो मैं आपको ऊपर भी बता चुकी हूं, मिडिल स्टेज का ये हिस्सा है। आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो रहा है। उसके बाद आपकी लास्ट स्टेज आ जाती है एनईपी की 4 ईयर ऑफ सेकेंडरी स्टेज, जो कि आपका 9 to 12 आ जाता है। एज की बात करें तो 14 से 18 साल आ चुकी है। और इस फेज के अंदर यहाँ पर 2 फेज होते हैं, कैसे 9th और 10th होती है आपकी, और उसके बाद 11th और 12th, तो आपकी 2 फेज होती है। तो यहाँ पर जो आपकी कंसेप्ट है और भी ज्यादा डीप उसमें चले जाते हैं। ठीक है, और भी ज्यादा डीप उसमें चले जाते हैं। स्पाइरल का मतलब मैंने आपको पीछे समझाया था ना कि स्पाइरल यानी कि आप जो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो आपका जो नॉलेज का जो लेवल है वो डीपर होता चला जाता है। भाई हम स्टार्टिंग में 6ठी क्लास से ही हम जो कंसेप्ट पढ़ते आते हैं, 7th में थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे, 8th में थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे, 9th में थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे, ऐसे ही 11th 12th में आप थोड़ा और डीप में उस चीज को पढ़ते हो, फिर आप ग्रेजुएशन तक जाते हो और अच्छे से डीप में पढ़ते हो। ठीक है, तो आपका जो है स्पाइरल चीजें चलती रहती है कि आप पढ़ वही चीज रहे हो बट आप डीपर नॉलेज के साथ पढ़ते जा रहे हो, आप ठीक है, आप नीचे घुसते जा रहे हो आप उस चीज में। तो ये है आपका इस चीज में जो कि आपकी 4 स्टेज थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनईपी 2020 हैज एम्फेसिस ऑन द यूज ऑफ मदर टंग के बारे में उन्होंने बात करी कि बच्चे से क्या करवाया जाए कि क्लास 5 तक, ठीक है, क्लास 5 तक, और या फिर हो सकता है कि आप इसको इंक्रीज करके क्लास 8 तक भी कर सकते हो, बच्चे को पढ़ाया जाए उसकी मदर टंग में, उसकी मातृभाषा में। ये एनईपी ने कहा है कि बच्चे की जो भी मातृभाषा है, बच्चा जो भी अपने घर परिवार में भाषा बोलता है, बच्चे के जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो सारी चीजें उसी में ही बच्चे को पढ़ाया जाए। और क्लास 5 तक तो कंपलसरी पढ़ाया जाए, लेकिन उसके बाद भी अगर रिक्वायरमेंट है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो क्लास 8 तक, और उसके बाद तक भी आप इस चीज को लेकर के जा सकते हो। तो मदर टंग के बारे में बात करता है एनईपी, तो ये आपने ध्यान में रखना है। काफी सारी चीजें इसके अंदर मैंने आपको बताई है, सारी ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रिंसिपल्स हैं चाइल्ड राइट्स के, उसके बाद आरटी को पढ़ेंगे। चाइल्ड राइट्स के कुछ प्रिंसिपल है, जैसे कि भाई बच्चों के अधिकारों के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ यहाँ पर सिद्धांत होते हैं, जैसे नॉन डिस्क्रिमिनेशन। आप बच्चों के अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो क्लास में, अगर आप टीचर हो या फिर टीचर नहीं स्कूल के बारे में भी आप बोल सकते हो, आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हो कि अगर बच्चे की कास्ट अगर अलग है तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि उसकी कास्ट अलग है तो हम इसको स्कूल में एडमिशन नहीं देंगे, या फिर आप एज ए टीचर ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हो कि उसकी कास्ट अलग है, या फिर किसी भी बेस पे, रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, नंबरिंग के बेस पे, आप उसकी शक्लो सूरत के बेस पे कैसे भी आप उस चीज को क्या नहीं कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। ये कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं बच्चों के अधिकारों से रिलेटेड। ठीक है, तो आप जेंडर के बेस पे, उसके धर्म के बेस पे, उसके नस्ल के बेस पे, उसकी जातीयता के बेस पे, या फिर कोई भी अदर उसके पैसे वैसे को लेकर के, भाई उसका अगर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया फिर स्टेटस अगर लो है तो आप बच्चे को यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। आपके लिए सभी बच्चे यहाँ पर समान हैं और हमारे लिए सभी बच्चे समान होने भी चाहिए। उसके बाद बच्चे का यहाँ पर एक इंटरेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को यहाँ पर डील करना चाहिए। आपने बच्चे के ऊपर थोप दिया कि आपको ये करना है, बच्चे का इंटरेस्ट किसी और चीज में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट है बच्चे की, जो भी उसके यहाँ पर जो भी उसकी इच्छाएं हैं उसको हमें एक तरीके से कंसिडर करके चलना चाहिए। उसकी इच्छाओं को हमें दबाना नहीं चाहिए। उसके जो भी डिसीजंस है, जो भी वो एक्शंस होते हैं, वो सारे अगर हम उसकी इच्छाओं को अगर दबाएंगे, अगर उसके हित में हम कार्य नहीं करेंगे, फिर वो उस चीज को अच्छे से कर नहीं पाएगा। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ उसके इंटरेस्ट को भी यहाँ पर देखा गया कि आप बच्चों की इंटरेस्ट क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए है। राइट टू लाइफ, सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, हर बच्चे को यहाँ पर जीवन का अधिकार है, उसको उत्तरजीविता का अधिकार है, उसके डेवलपमेंट का अधिकार है यहाँ पर। तो उनको ये सारी चीजें मिलनी चाहिए, बिकॉज उनका ये एक क्या बोलते हैं मौलिक अधिकार यहाँ पर हो जाता है।
तो सभी बच्चे को लाइफ का अधिकार है, सर्वाइवल का है, डेवलपमेंट का है एंड प्रोटेक्शन का है और केयर का अधिकार है सभी बच्चे को, और सभी बच्चों के एक अच्छे इंसान बनने का अधिकार है। तो इस चीज को भी हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, हमें बच्चे को इसी तरीके से हैंडल करना चाहिए कि सभी बच्चे हमारे लिए क्या है, सेम है, किसी भी प्रकार का भेदभाव उनके साथ नहीं कर रहे हैं। अब बात आती है इंक्लूजन की, कि हमें हर बच्चे को इंक्लूड करके चलना चाहिए, और हम ये इंक्लूसिव के अंदर पढ़ के आए हुए, जब हम इंक्लूसिव लर्निंग हमने पढ़ी थी, तो इंक्लूजन का मतलब क्या है कि बच्चों को हर चीज में यहाँ पर इंक्लूड करना है। अगर बच्चे ने कुछ बात कहनी है तो भी हमें उनकी बात सुननी है, अगर बच्चे का इंटरेस्ट कुछ हो रहा है तो भी हमें उनकी बात सुननी है। तो बच्चे का यहाँ पर इंक्लूड करके चलना है, साथ ही बच्चे को अपने आप अगर कुछ भी काम करें तो उसमें पार्टिसिपेशन बच्चे का बहुत जरूरी हो जाता है। उनकी भागीदारी कितनी हो रही है कितनी नहीं हो रही है आपके लिए काफी मैटर करती है। अगर आप एक अच्छे टीचर है तो आपको अपने बच्चों को इंक्लूसिव रखना है, साथ ही उनका पार्टिसिपेशन आपने यहाँ पर देखना है, बिकॉज ये सारी चीजें बच्चे को क्या करती है, अफेक्ट करती है। ये कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे। अब पढ़ेंगे आरटीई एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। दिस एक्ट इज कंप्लीटली टाइटल्ड, मतलब इसका नाम है द राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। इसको समझो पहले तो, राइट है मतलब ये अधिकार है किसका, बच्चों का अधिकार है कि उनको फ्री शिक्षा मिले और पूरी तरीके से कंपल्सरी, जिसको हम अनिवार्य बोल सकते हैं, कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का बच्चों को एक अधिकार है और ये अधिकार उनको दिया जाना चाहिए है। और इसी अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में आज हम अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन अगस्त 2009, पार्लियामेंट में इसको अगस्त 2009 में पास किया गया। व्हेन द एक्ट कैम इनटू फोर्स इन 2010, 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया गया था। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू किया गया था, आरटीई 2009 को। इंडिया बिकेम वन अमंग 135 कंट्रीज, 135 कंट्रीज में से अब इंडिया एक बन गया है जिसने एजुकेशन के अंदर एक फंडामेंटल राइट यहाँ पर लाया गया हर बच्चे के लिए। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, ये बात यहाँ पर बोली गई है राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर, जिसके अंदर काफी चीजें यहाँ पर आपके लिए मैंने इंक्लूड करके चली है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो कि क्वेश्चंस अगर आप इस चीज को अच्छे से पढ़ लेंगे ना, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। इतना मैंने डीपर सारी चीजें आपको इंक्लूड करी है आज के इस वीडियो में। तो अगर आपसे पूछे भी कौन सा संशोधन हुआ था, आरटीई एक्ट आया था, तो आपने बताना है 86 यानी कि 86वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, और अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 21A की बात करना है, तो आपने बोलना है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और अगर आर्टिकल की बात करें तो 21A। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आपने ये भी ध्यान में रखना है कि किस आर्टिकल के तहत और कौन सा अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये चीजें आई थी, तो आपने ये ध्यान में रखना है। द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। अब फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन तो बोल दिया भाई, आपने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा यहां पर देनी है बच्चों की, बट आपसे एज की बात करी जाती है कि किस साल की, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात करी गई है। बट अभी आप सोचेंगे भाई हम तो बहुत भारी भारी फीस यहाँ पर पे करके आए हैं, तो यहाँ पर बात करी जा रही है गवर्नमेंट स्कूल्स की। ठीक है, अगर आपने अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में अगर एंटर करवाया हुआ है, फिर आप इस चीज के दायरे में नहीं आते हो, तो यहाँ पर स्पेशली जो वीकर सेक्शंस हो जाते हैं उनके बारे में जो अच्छे से बात करी गई है। तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन करी गई है 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चे की। अगर आप डिसेबिलिटी के अंदर आते हो, अगर आप कोई स्पेशल बच्चे हो डिसेबिलिटी के अंदर आते हो, तो फिर यहाँ पर 6 to 18 ईयर्स तक के बच्चे की यहाँ पर बात करी गई है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है किन के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है राइट टू एजुकेशन एक्ट। स्कूल जो है किसी भी प्रकार का फीस इनसे चार्ज नहीं कर सकता है। सारी चीजें आपको नीचे पॉइंट्स में लिखी गई है। हिस्ट्री क्या है आरटीई 2009 की, अब इसकी भी हिस्ट्री पढ़ेंगे, हमने एनईपी की पढ़ी है तो इसकी भी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे सारी चीजें आई थी। जून 2005 में, ये आया था 2009 में, लेकिन हम बैक चले गए हैं जून 2005 में। द कैब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने कमेटी ड्राफ्ट करी थी राइट टू एजुकेशन बिल एंड सबमिट किया था मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी को, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को ये बिल पास किया। एमएचआरडी ने, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इसको एनएसी को भेजा, जहां पे मिसिस सोनिया गांधी उस टाइम चेयरपर्सन थी। ठीक है, पास की बात है ये, वहां पर मिसिस सोनिया गांधी क्या थी, चेयरपर्सन थी। उसके बाद एनएसी ने इस बिल को पीएम को भेजा टू हिज ऑब्जर्वेशन। तो ये ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे सारी चीजें हुई थी। अगर आपसे कोई पूछे उस टाइम पीएम कौन थे, तो आपने ध्यान में रखना है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, एक्स पीएम मनमोहन सिंह थे उस टाइम पे। ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन थी, तो हमारी जो राष्ट्रपति थी वो थी हमारी प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल।
प्रतिभा जी थी, ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल थी उस टाइम पे। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि वहां पे उस टाइम मिसेस सोनिया हुआ करती थी और उनको जो है ये सारी चीजें भेजी गई थी। उसके बाद बढ़ते हैं आगे कि जुलाई 2006, जून 2005 में तो सारी चीजें वहां पर एक ड्राफ्ट करके भेजा गया था जो कि रफली था, और 2006 में फाइनेंस कमेटी एंड प्लानिंग कमीशन ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया। किस वजह से? लैक ऑफ फंड, यानी कि पैसों की कमी की वजह से, और इसको वापस स्टेट को भेज दिया गया कि भाई पैसे वैसे नहीं है हमारे पास। तो ये एक ड्राफ्ट आप इसको बोल सकते हो जिसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। जुलाई 2006 में फाइनेंस कमेटी ने इस चीज को वापस कर दिया गया क्योंकि सभी स्टेट ने ये कहा कि हमारे पास इतनी फंडिंग नहीं है ताकि हम इस चीज को अप्लाई कर सके। उसके बाद राज्यसभा ने इस बिल को पास किया। राज्यसभा पास द बिल ऑन 20 जुलाई 2009। राज्यसभा के अंदर कब पास हुआ ये बिल? आरटी एक्ट 20 जुलाई 2009 को, और लोकसभा के अंदर पास हुआ 4 अगस्त 2009 को, और उसके बाद प्रेसिडेंट ने भी अपनी मंजूरी दे दी अगस्त 2009 में इस चीज को। और उसके बाद 1 अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल 2010 है ये हिंदी वाला 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल 2010 को इस चीज को विद इमीडिएट इफेक्ट इस चीज को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया, ठीक है। जैसे ही प्रेसिडेंट की मंजूरी मिली 2009 में अगस्त में, उसके बाद 1 अप्रैल 2, यानी कि जैसे आपका नया जो स्टार्टिंग होती है 1 अप्रैल 2010 से इस चीज को क्या कर दिया गया? आपका विद इमीडिएट इफेक्ट इस चीज को लागू कर दिया गया, एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके। तो ये भी आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये कुछ हिस्ट्री थी इस चीज की कि कैसे कैसे करके आया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। पहला तो वही है कि ये कब आया था? 1 अप्रैल 2010 को आया था, और क्लियरली स्टेट करता था एजुकेशन क्या है? एक फंडामेंटल राइट है हर बच्चे का। आप किसी भी बच्चे को अगर शिक्षा से वंचित कर रहे हो फिर आपके लिए एक पनिशेबल एक्ट है, बिकॉज ये एक फंडामेंटल राइट बन चुका है अब, ठीक है। तो ऑल प्राइवेट स्कूल मस्ट कीप 25% ऑफ सीट रिजर्व ऑफ चाइल्ड बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन। इसके साथ ही जितने भी प्राइवेट स्कूल से उन सभी को भी निर्देश किए गए कि आप अपने जो स्कूल है उसकी जो 25% सीट है वो रिजर्व करेंगे वीकर सेक्शन के लिए, ठीक है। वीकर सेक्शन के लिए आप जो है अपने स्कूल की 25% सीट्स को क्या करेंगे? रिजर्व करेंगे। वो बात अलग है भाई, पता नहीं मानते कि नहीं मानते हैं। अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स कैन नॉट इंटरव्यू ए चाइल्ड और द पेरेंट फॉर एडमिशन। ऐसे स्कूल जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है, जो एफिलिएटेड नहीं है, वो किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई भी एडमिशन वगैरह या सारी चीजें यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें आपको लिख करके दी गई है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है नो चाइल्ड परसुइंग एलिमेंट्री एजुकेशन शैल बी हेल्ड बैक, यानी कि अगर किसी भी बच्चे ने कोई भी नो चाइल्ड परसुइंग एलिमेंट्री, मतलब ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन का बात मतलब क्या? प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, जो आपने प्रारंभिक शिक्षा है अगर वो आपने आप किसी भी बच्चे को क्या नहीं कर सकते? हेल्ड बैक नहीं कर सकते, उसको एक्सपेल नहीं कर सकते, उसको बाहर नहीं निकाल सकते हो। और आस्क्ड टू पास ए बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने वाले किसी भी बच्चे को ना तो रोका जाएगा, अगर वो छोटी क्लास में है तो ना उसको किसी भी तरीके से रोका जाएगा, ना उसको आप निष्कासित कर सकते हो, और या फिर आप बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आप ना तो उसको ना कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर किया भाई बच्चे का अधिकार बन चुका है तो उनको ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई है, आप किसी भी तरीके से इन चीजों से छेड़खानी नहीं कर सकते हो। आरटी एक्ट 2009 ऑफर करता है प्रोविजंस फॉर स्टूडेंट्स हु ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल, यानी कि उन बच्चों के लिए थोड़ा सा ज्यादा इन्होंने ध्यान दिया जो बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं, ठीक है। तो ड्रॉप आउट को यहाँ पर कम करने के लिए, बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते थे, उनको यहाँ पर कम करने के लिए आरटी एक्ट को लाया गया है। स्कूल आर नॉट अलाउड टू चार्ज एनी कैपिटेशन फी एट एनी स्टेप व्हाइल गिविंग एडमिशन। भाई क्या होता है कि स्कूल जो जैसे प्राइवेट में तो अभी भी होता है, जब आप एडमिशन लेते हो तो आपसे पैसे लिए जाते हैं, बट यहाँ पर इन्होंने कहा गवर्नमेंट स्कूल को कि आप किसी भी बच्चे से एंट्री फीस नहीं लेंगे, एडमिशन फीस बिल्कुल भी नहीं लेंगे, बच्चे के लिए हर चीज क्या होती है? फ्री होती है, ठीक है। तो आप बच्चे से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं चार्ज कर सकते हो। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। मैंने आपको पिछले ही क्लास में पढ़ाया होगा शायद, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा जो होती है हर स्कूल की होती है। तो आरटी एक्ट कहता है कि हर स्कूल के अंदर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी जो कि क्या प्रिपेयर करती है? स्कूल डेवलपमेंट प्लान यहाँ पर प्रिपेयर करती है। और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है वो स्कूल से रिलेटेड हर चीज का यहाँ पर जिम्मेदारी रखते हैं कि स्कूल के अंदर किस चीज की जरूरत है, अगर कंस्ट्रक्शन है, फंडिंग है, कोई भी अगर कोई कुछ भी चीज अगर हो रही है तो वो हर चीज कौन देखेगा? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी देखेगी। तो आरटी एक्ट क्या कहता है कि हर स्कूल में क्या होनी चाहिए? एसएमसी यहाँ पर होनी चाहिए है। उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर चैप्टर कितने आ जाते हैं आरटी एक्ट 2009 के अंदर? तो टोटल अगर अध्याय की बात करें तो 7 आ जाते हैं, सेक्शन 39 है, धाराएं जो है 39 आ जाती हैं, और अनुसूची 1 है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपने ध्यान में रखनी है। एक चीज यहाँ पर अच्छे से आपके साथ डिस्कस करी गई है बिकॉज क्वेश्चन आपसे इसी के अंदर से पूछे जाते हैं। चैप्टर 1 के अंदर आपके कितने सेक्शन इंक्लूड है? सेक्शन 1 एंड 2 आपका इंक्लूड है। सेक्शन 1 की अगर बात करी जाए
तो सेक्शन 1 किसके बारे में बात करता है? शोर टाइटल के बारे में, एक्सटेंट के बारे में, एप्लीकेशन, यानी कि सेक्शन 1 तो मतलब बस ये बताता है कि ये जो एक्ट है वो कब इसका एप्लीकेशन आया था, कब इसको यहाँ पर लागू किया गया था, इसके शीर्षक क्या है, ये सारी चीज यहाँ पर लागू होती है। ठीक है, कि ये कहाँ कहाँ पर लागू नहीं होता, जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते हैं ना वहां पे ये लागू नहीं होता आरटीए एक्ट। ठीक है, और जितने भी धार्मिक आपके ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, मदरसे वगैरह जो भी है वहां पर आपका आरटीए एक्ट जो है ये सारी चीजें लागू नहीं होती, अदरवाइज हर जगह लागू होती है। तो ये है पहला तो मतलब जो पहला सेक्शन है वो तो इसी बारे में बताता है कि कब लागू हुआ था, कैसे सारी चीजें हैं। उसके बाद चैप्टर 2 के अंदर आपको जितनी भी चीजें हैं, सेक्शन 2 रह गया, सॉरी आपका चैप्टर 1 था ये, सेक्शन 2 के अंदर आपको डेफिनेशन बताई गई है, जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो बताई गई है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट की डेफिनेशन बता दी, वीकर सेक्शन की डेफिनेशन बता दी, भाई हमने वीकर सेक्शन मेंशन किया तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, जितने भी शब्दों का इस्तेमाल आरटी एक्ट में किया गया उन सभी की परिभाषाएं लिखी हुई है सेक्शन 2 के अंदर। ठीक है, जो आपका चरण 2 है उसके अंदर, धारा 2 के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है फिर चैप्टर 2 के अंदर आपके जो जितनी भी धाराएं आ जाती है वो आपका 3 से 3, 4, 5 यानी कि 3 धाराएं यहाँ पे आपकी आ जाती है चैप्टर 2 के अंदर, जिसमें आपका सेक्शन 3 कहता है कि एवरी चाइल्ड यानी कि हर बच्चे को 6 से 14 साल का जो बच्चा है उसको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात सेक्शन 3 के अंदर करी गई है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, बताओ आरटी एक्ट है किस सेक्शन के अंदर आपको ये बताया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का यहाँ पर प्रावधान है कि वो अपने नेबरहुड स्कूल में यहाँ पर शिक्षा ले सकता है। ठीक है, तो ये बताया गया आपका सेक्शन 3 के अंदर। सेक्शन 4 की अगर बात करें तो स्पेशल प्रोविजन दिया गया है फॉर चिल्ड्रन नॉट एडमिटेड टू, यानी कि जिन बच्चों को यहाँ पर हम कई बार ड्रॉप आउट कर दिया, जिन बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता तो उनके लिए स्पेशल एक प्रावधान यहाँ पर है कि जिन बच्चों ने अपना एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट नहीं किया उनके लिए एक स्पेशल तरीके का यहाँ पर प्रावधान है कि आप सभी को यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। सो हर सबका ये मौलिक अधिकार है, तो सारी चीजें यहाँ पर आपको दी गई है। सेक्शन 4 हो गया। सेक्शन 5 है राइट ऑफ ट्रांसफर टू अदर स्कूल, यानी कि यहाँ पर जो है टीसी सर्टिफिकेट होती है जब बच्चे ट्रांसफर कर जाते हैं। ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी की बात करिए कि आप जो है किसी भी बच्चे को टीसी देने से मना नहीं कर सकते हैं। अगर बच्चे को टीसी चाहिए तो आप उसको बिल्कुल ही तय टाइम पर टीसी देंगे। अगर बच्चा ट्रांसफर करना चाहता है तो आप उसको तय टाइम पर क्या देंगे, टीसी देंगे। तो टीसी की बात सेक्शन 5 में करी गई है। फिर आ जाता है आपका चैप्टर 3 जिसके अंदर आपके 6 से 11 सेक्शन आ जाते हैं। सेक्शन 6 कहता है कि ड्यूटी ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी टू एस्टैब्लिश स्कूल, यानी कि यहाँ पर सरकार का जो सरकार है और जितनी भी आपकी लोकल अथॉरिटी है उनकी क्या ड्यूटी हो जाती है। स्पेशली इसके अंदर हम बात करते हैं आपका जो स्कूल है वो कितने किलोमीटर के दायरे पर होता है। तो हमेशा ध्यान में रखना प्राइमरी स्कूल हमेशा आप जहां पे रहते हो उसके 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, और अपर प्राइमरी कितने दायरे में होना चाहिए, विद इन 3 किलोमीटर के। पहले ये 2 था लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया, 3 किलोमीटर का इसका दायरा कर दिया गया, यानी कि जो प्राइमरी स्कूल है वो विद इन 1 किलोमीटर होना चाहिए और अपर प्राइमरी कितना होना चाहिए, विद इन 3 किलोमीटर होना चाहिए है, 3 किलोमीटर के अंदर अंदर होना चाहिए है। तो ये सेक्शन 6 कहता है। उसके बाद ये आपका चैप्टर 3 ही चला हुआ है। सेक्शन 7 क्या कहता है, सेक्शन 7 कहता है शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जितनी भी आपकी वित्तीय जो जिम्मेदारियां हैं उस चीज को लेकर के है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर 60% फंडिंग करेगी, जो 60% है वो आपका केंद्र सरकार देगी और स्टेट गवर्नमेंट आपका 40% देगी। वहीं जो आपके ईस्ट के स्कूल हो जाते हैं ना, जो आपके पूर्वी स्कूल हो जाते हैं वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 90% देती है और जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है वो कितना देता है, वो आपका 10% देता है। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको भी ध्यान में रखना कि फंडिंग वगैरह की बात करिए सेक्शन 7 में सेंट्रल गवर्नमेंट 60% देगी, जनरल उस पे बात करी जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट आपका 40% देगी। ड्यूटीज की बात करी गई सेक्शन 8 के अंदर, ड्यूटीज ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जैसे मिड डे मील वगैरह, बुक्स वगैरह एंड ऑल, ये सारी चीजें जो है आपके सेक्शन 8 में आ जाती है। लोकल अथॉरिटीज की ड्यूटी की अगर बात पूछी जाए तो सेक्शन 9 बोलता है जैसे साफ सफाई वगैरह, एमसीडीज वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और पेरेंट्स और गार्जियन जो होते हैं उनकी ड्यूटी की बात करी गई सेक्शन 10 के अंदर। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन की बात करी गई है सेक्शन 11 के अंदर। प्री स्कूल का मतलब क्या है, जैसे ये आंगनवाड़ी वगैरह, भाई वहां पर बच्चे पढ़ते हैं ना, आंगन ईसीसी के अंदर आती है सारी चीजें, आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, ठीक है, बाल वाटिका, और जितने भी प्ले स्कूल वगैरह यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर प्री स्कूल एजुकेशन की बात हो रही है तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है सेक्शन 11 के अंदर। ठीक है, और उसके बाद चैप्टर 4 आ जाता है आपका, चैप्टर 3 हो गया बिल्कुल, क्योंकि आपके पास पूरे 7 चैप्टर है, उसके अंदर आपके पूरे 39 जो सेक्शन है वो बटे हुए हैं। तो चैप्टर 4 की बात करें तो यहाँ पे सेक्शन 12 से सेक्शन 28 आ जाता है, तो ये लंबा चैप्टर है। सेक्शन 12 बात करता है एक्सटेंड ऑफ स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यानी कि जो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थोड़ी एक्सटेंड हो जाती है यहाँ पे, वो फ्री एंड
एंड कंपल्सरी एजुकेशन के अलावा। और उसके बाद सेक्शन 13 कहता है कोई भी आप फी यहाँ पे चार्ज नहीं कर सकते हो एडमिशन के लिए, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सेक्शन में बताया हुआ है कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क यहाँ पर बच्चे से या पेरेंट्स से चार्ज नहीं कर सकते हो, सेक्शन 13 के अंदर बताया गया है। सेक्शन 14 कहता है कि प्रूफ ऑफ एज फॉर एडमिशन, यानी कि आप किसी भी बच्चे को, मतलब आपके पास भाई प्रूफ ऑफ एज क्या होता है, उसका जो भी बर्थ सर्टिफिकेट है वो होता है, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो एडमिशन देने के लिए कि भाई भाग जा यहाँ से, तेरे पास तो है ही नहीं। तो आप किसी भी बच्चे को डिनाई नहीं कर सकते हो अगर उसके पास लैक ऑफ एज प्रूफ है, यानी कि उसके पास अगर अपनी जन्म का अगर कोई भी प्रूफ नहीं है, उसके पास कोई सत्यता नहीं है, तो फिर आप उसको स्कूल में जो है एडमिशन देने के लिए मना नहीं कर सकते हो। ये सेक्शन 14 कहता है। 15 कहता है नो डिलाइन ऑफ एडमिशन, आप किसी भी प्रकार से बच्चे को एडमिशन के लिए मना नहीं करेंगे। ए चाइल्ड शैल बी एडमिटेड इन ए स्कूल एट द कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक ईयर और विद इन सच एक्सटेंट, यानी कि आप जो है मना नहीं कर सकते हो। अगर किसी बच्चे ने एक तयशुदा टाइम पे एडमिशन नहीं लिया तो आप उसको थोड़ा एक 6 मंथ की आप थोड़ी सी एक्सटेंड वहां पर सारी चीजें कर सकते हो। 6 मंथ के लिए आपको यहाँ पर उसके लिए सारी चीजों को एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। आप उसके लिए सारी चीजों को बढ़ा सकते हो तरीके से, आप उसको मना नहीं कर सकते हो। थोड़ी आप उसके लिए इंक्रीज कर दिए, जो दायरा आपने दिया था ना वो थोड़ा इंक्रीज कर, यानी कि एक एक्सटेंडेड पीरियड आपने वहां उसको दे दिया कि वो अपना एडमिशन जो है अच्छे से करा ले। उसके बाद बात करते हैं 15 सेक्शन हो गए हैं। 16 सेक्शन बात करता है एग्जामिनेशन एंड होल्डिंग बैक इन सर्टेन केसेस, यानी कि यहाँ पे एग्जाम हो रहे हैं और होल्डिंग बैक हो रहा है। होल्डिंग बैक मतलब हम क्या करते थे पहले कि हम क्या करते थे, जैसे कोई बच्चा फेल हो गया तो फेल होने के बाद हम उसको पिछली कक्षा में रोक देते थे, लेकिन सेक्शन 16 कहता कि नहीं, हम उसको होल्ड बैक नहीं कर सकते हैं। बट बाद में इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया, इस सेक्शन के अंदर इसके अंदर एक संशोधन किया गया 3 जनवरी 2009 को, और ये कहा गया कि अगर कोई भी बच्चा अच्छे से अपनी लर्निंग को अचीव नहीं कर पाता है किसी भी क्लास में, तो आप उसको हेल्ड बैक कर सकते हो। बिकॉज जब ये सेक्शन आया था, जब ये रूल आया था, तो फिर उस टाइम पे बच्चों ने पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट कम दिखाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको लगा था कि भाई हम तो पास हो जाएंगे, हमें तो कोई फेल कर ही नहीं सकता है। इसलिए सेक्शन 16 के अंदर अमेंडमेंट किया गया कि अगर आप कोई भी बच्चा अगर अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं करता तो आप उसको हेल्ड बैक कर सकते हो, ठीक है। उपयुक्त सीखने का स्तर अगर हासिल नहीं किया है तो फिर उस कक्षा में उसे वापस रखा जा सकता है, ये बोलता है सेक्शन 16। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। कुछ ही है इंपॉर्टेंट, मतलब ज्यादा तो नहीं है, बट फिर भी एक बार ध्यान में रखना, पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ ले। सेक्शन 17 बोलते हैं प्रोहिबिशन ऑफ फिजिकल, आप किस बच्चे को किसी भी प्रकार का मेंटल हरेसमेंट नहीं कर सकते, मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित नहीं कर सकते हो, किसी भी शारीरिक रूप से आप उसे प्रताड़ित नहीं कर सकते हो, डंडे मार थप्पड़ कुछ भी लात घुसे उसे नहीं मार सकते हो, तो एक तरीके से दंड आप उसे नहीं दे सकते हो, ये सेक्शन 17 बोलता है। सेक्शन 18 कहता है नो स्कूल टू बी एस्टैब्लिश्ड विदाउट ऑब्टेन, यानी कि सरकार से बिना मान्यता प्राप्त अगर आप हैं, अगर आप एफिलिएटेड नहीं है तो आप कोई भी स्कूल यहां पर रन नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 19 कहता है नॉर्म्स एंड, यानी कि स्कूल के क्या मानदंड होते हैं, क्या मानक होते हैं, उसके बारे में सेक्शन 19 यहां पर बात करता है। सेक्शन 20 कहता है पावर टू अमेंड शेड्यूल, यानी कि ये जहां पर गवर्नमेंट को ये बोलता है कि भाई गवर्नमेंट को अगर लगेगा तो किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन यहां पर किया जा सकता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। सेक्शन 21 कहता है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए जो कि एसडीपी को बनाएगी, स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाएगी किसी भी स्कूल के लिए। और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का काम क्या होता है, वो जो है हर तरीके से क्या करती है, मतलब स्कूल के अंदर जो भी रिस्पॉन्सिबल जो भी कार्य हो रहे हैं वो एसएमसी ही देखती है, ठीक है। तो स्कूल शैल कंस्टिट्यूट स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, अब इसके अंदर 15 मेंबर होने चाहिए मिनिमम बात करी गई आपकी, कम से कम 15 होने चाहिए, 15 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो एसएमसी होगी उसके अंदर 15 मेंबर मिनिमम होने चाहिए, जिसके अंदर क्या कंसिस्ट करेंगे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लोकल अथॉरिटी के लोग होंगे इसमें, जिसके अंदर पेरेंट्स या फिर गार्जियंस हो जाते, जो बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्हीं बच्चों के पेरेंट्स या फिर गार्जियंस इनके अंदर हो सकते हैं। 3/4 हो सकते हैं, ठीक है। कम से कम 3/4 जो मेंबर होंगे इनके वो यहाँ पर हो सकते हैं, मतलब कि जितने भी ये 15 है उसके जो 3/4 मेंबर है वो आप कौन हो सकते हैं, वो भी पेरेंट्स और गार्जियंस में से हो सकते हैं। और फीमेल है उनको यहाँ पर 50% का स्थान दिया गया कि 50% सीट किसकी होगी, वो उनमें से फीमेल्स की होगी, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। 50% किसकी होगी, मेंबर ऑफ सच कमेटी शैल बी वुमेन, ठीक है। वुमेन के लिए 50% की सीट रखी गई है 15 मेंबर्स में से। सेक्शन 22 कहता है एसएमसी का गठन हो गया है। अब सेक्शन 22 कहता है स्कूल डेवलपमेंट प्लान का गठन करिए, एसएमसी हो चुका है जो कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाएगा। उसके बाद 23 कहता है क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट, जितने भी आप टीचर्स यहाँ पर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन कैसी होनी चाहिए, कितने वो पढ़े लिखे होने चाहिए, उसकी बात सेक्शन 23 करता है, ठीक है।
उसके बाद सेक्शन 24 कहता है ड्यूटीज ऑफ टीचर, यानी कि टीचर के क्या कार्य हैं और उनकी शिकायतों का निवारण कहां पे कर रहे हैं, यहां पर हम सेक्शन 24 के अंदर कर रहे हैं। सेक्शन 25 इज मोस्ट इंपोर्टेंट, 4-5 स्टार लगा लो, जितने मर्जी उतने लगाना चाहो उतने लगा लो, बिकॉज यहां से क्वेश्चन पूछे जाते थे। प्यूपिल टीचर रेशियो की बात करी गई है, तो प्राइमरी के अंदर जो रेशियो होता है वो 30 स्टूडेंट पे एक टीचर होता है, रिमेंबर प्लीज, ठीक है। अपर प्राइमरी के अंदर 35 स्टूडेंट पर एक टीचर होता है। हेडमास्टर की जरूरत होती है अगर बच्चे 200 से ऊपर है। मान लीजिए अगर किसी क्लास में बच्चे 200 से ऊपर चले गए हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, एक हेडमास्टर की भी जरूरत होती है, ये भी आप एडिशनल थोड़ा सा ध्यान में रखना। उसके बाद डेज और आर की बात करी गई है कि जो प्राइमरी जो क्लासेस होती है उनके अंदर डेज 200 काउंट होते हैं, अपर प्राइमरी के अंदर 220 होते हैं, और प्राइमरी के अंदर जो आर होते हैं वो आपके 800 घंटे होते हैं, और अपर प्राइमरी के 1000 घंटे होते हैं। ये आपका थोड़ा सा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आई थिंक केवीएस में भी पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 26 कहता है फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज ऑफ टीचर्स। सेक्शन यानी कि जो धारा 26 है वो कहती है कि जो खाली जगह पड़े हुए हैं टीचर्स के उनको भरिए भाई। और सेक्शन 27 ये एससी ये गलत है, ठीक है। सेक्शन 27 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स फॉर नॉन एजुकेशन। अगर आपने गैर शैक्षिक किसी भी उद्देश्यों के लिए जो टीचर है उनका आप तैनाती नहीं कर सकते हो, सिर्फ उनकी तैनाती 3 कामों के लिए होगी। कहां पर, अगर आपने पॉपुलेशन सेंसस करवाना है, किसी भी प्रकार की अगर जनसंख्या जनगणना है वहां पर कर सकते हो, किसी भी प्रकार की आपदा रिलीफ है, अगर किसी भी प्रकार का आपदा राहत कार्य है तो आप उसमें करवा सकते हो, और इलेक्शन के टाइम में करवा सकते हो, ठीक है, टीचर्स की। इसके अलावा आप किसी भी फॉर्म में टीचर्स की ड्यूटी यहां पर नहीं करवा सकते हो, पल्स पोलियो अभियान में नहीं करवा सकते हो। तो ये 3 चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बताओ टीचर की ड्यूटी है वो कहां पे नहीं हो सकती है, तो 3 आपको ये ऑप्शन में दिए गए थे, एक नहीं दिया गया था, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है, कि आप जनगणना में कर सकते हो, और आपदा राहत कार्य में कर सकते हो, और इलेक्शन में कर सकते हो टीचर्स की ड्यूटी। इसके अलावा आप टीचर को कहीं पर भी डिप्लॉय नहीं कर सकते हो, ये आपको सेक्शन 27 कहता है। प्राइवेट ट्यूशन का प्रोहिबिशन है। अगर आप एक टीचर है तो आप अपने बच्चों को ये नहीं कह सकते हो स्कूल में कि मैं तो प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाती हूँ, ये इधर नहीं समझाऊंगी, वहां घर पे पढ़ा दूंगी, तो आपका ये इसका प्रोहिबिशन है, सेक्शन 28 बोलता है। चैप्टर 5 आ जाता है जिसके अंदर आपके 29 एंड 30 दो सेक्शन आ जाती है। 29 बात करता है करिकुलम की और इवैल्यूएशन की, ठीक है, आपका जो करिकुलम है वो तय समय पर हो, बिल्कुल टाइम वो सारी चीजें, वो आपका 29 बोलता है। एग्जामिनेशन एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट यहां पर सेक्शन 30 बोलता है कि जब बच्चा अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट करेगा तो उसको एक सर्टिफिकेट यहां पर दिया जाएगा, ये बात करता है 30 यहां पर सेक्शन। और उसके बाद बढ़ते हैं चैप्टर 6 की तरफ। सेकंड लास्ट चैप्टर है आपका ये, सेक्शन 31 से 34 लेकर के जाता है ये। सेक्शन 31 कहता है कि जितने भी बच्चे हैं उनके जो राइट्स हैं उनको मॉनिटर करने का जिम्मेदारी सेक्शन 31 बताता है कि जितने भी बच्चों के अधिकार है उनको मॉनिटर करा जाए एजुकेशन के अंदर, कोई भी जो है बच्चों का अधिकार यहाँ पर बिल्कुल भी पूरी तरीके से भंग ना करे। 32 कहता है जितने भी शिकायतों का निवारण है वो यहाँ पर 32 बात करता है, सेक्शन 32, ठीक है। अगर बच्चों के जो राइट्स होते हैं, जो बच्चे के जो चाइल्ड के राइट्स है, अगर उनको किसी भी प्रकार से भंग किया जा रहा है तो उनकी शिकायतों से रिलेटेड है सेक्शन 32। इफ एनी पर्सन हैविंग एनी ग्रीवेंस, अगर किसी भी इंसान को बच्चों के अधिकार से संबंधित अगर कोई भी समस्या है तो वो वहां पे रिटन कंप्लेंट दे सकता है टू द लोकल अथॉरिटी हैविंग जुरिसडिक्शन। तो ये सारी बात है कि वहां पे आप अपनी शिकायत कर सकते हो अगर आपको लगता है कि बच्चों का अधिकार यहाँ पर खराब हो रहे हैं। सेक्शन 33 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन बात करता है। 33 इंपोर्टेंट है। स्टेट का भी होता है एडवाइजरी काउंसलिंग और एक नेशनल लेवल पर भी होता है। तो 33 बोलता है नेशनल लेवल पर एक सलाहकार परिषद और 34 बोलता है स्टेट लेवल पर एक सलाहकार परिषद होना चाहिए। दोनों के अंदर जो मेंबर होते हैं वो 15 से ज्यादा नहीं होने चाहिए हैं, ठीक है। दोनों के अंदर मेंबर कितने नहीं होने चाहिए, 15 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका चैप्टर 7 आ जाता है, लास्ट है चैप्टर ये। 35 सेक्शन है ये, 35 से लेकर के 39 सेक्शन इसके अंदर आते हैं। पावर टू इशू डायरेक्शंस, यहाँ पर टाइम पे गवर्नमेंट जो है अपने एक तरीके से दिशा निर्देश यहाँ पर कर सकती है। 36 बोलता है प्रीवियस सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन, अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी। अगर आप किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई भी दंडीय अपराधों के लिए कोई भी अभियोजन अगर आप किसी भी रूप में कर रहे हो तो आपको एक मंजूरी यहाँ पर लेनी पड़ेगी, एक सैंक्शन यहाँ पर आपको सारी चीजें होनी चाहिए, अदरवाइज आप कुछ भी यहाँ पर चीजें नहीं कर सकते हो। तो ये आपको 36 बोलता है। 37 कहता है
प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, इसका मतलब क्या है कि अगर आपके खिलाफ कोई भी कार्य किया गया है तो वह एक अच्छी फेथ के लिए किया गया, एक अच्छी भलाई के लिए किया गया, सद्भाव पूर्वक किया गया है। जैसे मान लीजिए टीचर ने कुछ भी गलत किया, मान लीजिए उसने पनिश कर दिया किसी बच्चे को, तो ये पनिशेबल एक्ट है। अगर आप पनिश कर देते हो अपने बच्चे को, ठीक है, तो आप ये आपके लिए पनिशेबल, आपकी नौकरी जा सकती है इससे। तो अगर टीचर ने कुछ कर दिया है, मान लीजिए स्कूल ने अगर उसको निकाल दिया है, तो वो खड़ा होकर के जाकर के कोर्ट में ये नहीं कह सकता इसने मुझे निकाल दिया। अगर कोई भी एक्शन लिया है तो वो एक गुड फेथ में लिया है, आप उसके अगेंस्ट फिर जा नहीं सकते। आपने कोई चीजें वहां पर खराब करी है, आपने किसी भी चीज को भंग किया है, तो फिर आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। 38 बोलता है पावर ऑफ एप्रोप्रिएट, यानी कि गवर्नमेंट के यहाँ पर कुछ पावर्स होती है, वो अपने रूल्स यहाँ पर बना सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं, यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है, केंद्र सरकार बैठी है, वो यहाँ पर आपकी समस्याओं का निवारण करेगी। तो ये कुछ आरटीई के यहाँ पर जो धाराएं थी 39 और जिसमें 7 चैप्टर थे। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। यहाँ पर आरटीई खत्म हो जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यहाँ पर आ जाती है। एनसीएफ की बात करेंगे, एनसीएफ 2005 की हम यहाँ पर बात करेंगे। इससे पहले भी काफी एनसीएफ आपके आ चुके हैं जिसको नीचे पढ़ेंगे। तो इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन द फिलोसफी, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ये एक प्रकार का दस्तावेज होता है जो भारत में शिक्षा के दर्शन, शिक्षा के ऑब्जेक्टिव यानी कि लक्ष्यों और उद्देश्यों को रेखांकित करता है। मतलब एक तरीके से ये बताता है कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे। करिकुलम फ्रेमवर्क एक तरह से, ठीक है। तो एजुकेशन से रिलेटेड ऑब्वियस सी बात है, तो एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जो ये बताता है कि सारी चीजें कैसे यहाँ पर होंगी। उसके बाद इट सर्व्स एज अ फ्रेमवर्क फॉर डिजाइनिंग स्कूल, यानी कि स्कूल के अंदर सारी चीजें आप लोग कैसे डिजाइन करते हो, स्कूल के अंदर क्या करिकुलम होना चाहिए, स्कूल की टेक्स्ट बुक से रिलेटेड टीचिंग प्रैक्टिस से लेकर ये सारी चीजें यहाँ पर आपको एनसीएफ के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। प्रीवियसली 4 एनसीएफ, यानी कि मैंने कहा था ना ये पहला एनसीएफ नहीं है, पहले भी इससे आपके 4 एनसीएफ आ चुके हैं। इससे पहले आपके 3 ही एनसीएफ है। 1975 आया था, फिर 1988 आया था, उसके बाद 2000 आया था और अब आया है 2005। एक चीज आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, एनसीएफ 2005 एक नया एनसीएफ नहीं है, ठीक है। ये एक नया एनसीएफ नहीं है बल्कि ये एक अपडेट है किसका, 2000 का। जो कमियां 2000 वाले एनसीएफ में रह गई थी उसके अंदर कुछ ऐड करके इसी को ही अपडेट कर दिया गया है और इसका नाम रख दिया गया है 2005। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये नया एनसीएफ है तो आपने बिल्कुल भी नहीं कहना ये एक नया एनसीएफ नहीं है, बल्कि जिस चीज की कमी हमें 2000 वाले एनसीएफ में लग रही थी उस चीज को ऐड करके बस उसको अपडेट कर दिया गया है, दैट्स इट, ठीक है। और ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया, एनसीईआरटी के द्वारा। एनसीएफ 2005 को किसके द्वारा लाया गया, एनसीईआरटी के द्वारा लाया गया। इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है इन इंडिया। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है, एनसीईआरटी के द्वारा इसको लाया गया है। When NCF 2005 came, then the chairman of, यहाँ पर ये जो चेयरमैन कौन थे एनसीईआरटी के, जब एनसीएफ 2005 आया था, ये भी ध्यान में रख लो। कृष्ण कुमार इसके क्या थे, यहाँ पर चेयरमैन थे, ठीक है, कृष्ण कुमार, ये भी ध्यान में रखना है आपको। लेकिन जब इस चीज की कमेटी बनाई गई थी तो वो कमेटी प्रोफेसर यशपाल के उसमें चेयरपर्सन भी बनाई गई थी, ठीक है। उस कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो प्रोफेसर यशपाल थे, लेकिन जब एनसीएफ आया था तो एनसीईआरटी के चेयरमैन कौन थे, कृष्ण कुमार थे। सो द करंट सेट ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बेरिंग द रिसेंट डेलीगेशन आर बेस्ड ऑन, यानी कि जो भी चीजें आपकी एनसीईआरटी में अभी चली हुई, जो कुछ भी आप सारी चीजें फॉलो करते हो आप किसके बेस पे करते हो, 2005 वाले एनसीएफ के बेस पे करते हो, जो कि एक अपडेशन है किसका, 2000 वाले का, एक नया एनसीएफ ये नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एनसीएफ, यानी कि एनसीएफ का डेवलपमेंट हुआ कैसे। देखिए एनसीएफ 2005 के बाद भी आपका एनसीएफटीई ये आया हुआ है जो कि 2009 में आया है, लेकिन ये कुछ अलग है। ये कुछ अलग क्यों है, बिकॉज इससे पहले जितने भी एनसीएफ आए थे 2009 से पहले, जिसमें आपका 2000 वाला भी इंक्लूड है, 2005 भी है, ये सारे आपके चाइल्ड सेंटर्ड थे, जबकि ये आपका कैसा है, ये आपका टीचर सेंटर्ड है। मतलब ये टीचर के लिए है, जिसको अभी इसके बारे में अभी काम चल रहा है, ठीक है। ये आपका टीचर सेंटर्ड है, टीचर एजुकेशन है, टी का मतलब होता है टीचर एजुकेशन। तो आपसे मे भी क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, लेकिन टीचर सेंटर्ड होता है ये एनसीएफटी, ये टीचर के रिलेटेड है, इसमें बच्चे को केंद्रित करके नहीं करा गया है, इसमें भी काम चल रहा है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बिगिंस विद द कोटेशन फ्रॉम द, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किनके जो ऐसे हैं, किनके निबंध पर ये जो है एनसीएफ बेस है, तो आपने बताना रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध पर बेस है। और इस निबंध का नाम क्या है, इस निबंध का नाम है सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, सभ्यता और प्रगति, या फिर आप इसको सोसाइटी और डेवलपमेंट, या मतलब नहीं और है ये, ठीक है, समाज और विकास। ये दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है, किनके निबंध पर बेस है, सिविलाइजेशन और प्रोग्रेस ये निबंध इनके बेस पे है, सोसाइटी एंड डेवलपमेंट, और रविंद्रनाथ टैगोर जी के निबंध पर बेस है एनसीएफ 2005, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अंडर द
चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर यशपाल, ठीक है। यहाँ पर जो ये जो पूरा ड्राफ्ट हुआ था ना, पूरा ये जो अपडेशन हुआ था भाई, जिस चीज की भी कमी थी इसके बारे में जो रिपोर्ट वगैरह दी थी, वो पूरी जो कमेटी बनी थी वो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में बनी थी, ठीक है, एनसीएफ की। तो प्रोफेसर यशपाल इस चीज के जो थे मेन हेड थे। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी वाज एस्टैब्लिश, इनकी अध्यक्षता में क्या हुआ था, एक राष्ट्रीय संचालन समिति की स्थापना करी गई थी, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। प्रोफेसर यशपाल एनसीएफ वाले उसमें जिक्र आता है इनका। एनसीएफ 2000 क्या होता है भाई, जो पहले वाला था 2000, उसे ही अपडेट किया गया बाय प्रोफेसर यशपाल, यानी कि एक नया वन नहीं है, बल्कि 2000 वाले के अंदर ही जो कमियां थी उस चीज को ऐड ऑन कर दिया गया। टोटल मेंबर की अगर बात करें इस कमेटी के तो 38 मेंबर है। कहीं कहीं पर आप जैसे किसी ने क्वेश्चन में भी पूछा 35 मेंबर, नहीं 35 नहीं है, 38 मेंबर है, ठीक है। तो 38 मेंबर होते हैं इनके। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई प्रोफेसर यशपाल को मिलाकर के कितने हैं, तो प्रोफेसर यशपाल तो हो गई 1, उसके बाद आपके 37 मेंबर हो जाते हैं। तो आप ऐसे भी इस चीज को कर सकते। क्वेश्चन भाई घुमा फिरा के पूछ रहे, ठीक है। और आपसे फोकस ग्रुप पूछ ले कि फोकस ग्रुप कितने थे, 21 थे। फोकस ग्रुप का मतलब है हर एक इंसान को यहाँ पर एक तरीके से ना जिम्मेदारी टाइप सौंप दी गई थी। तो फोकस ग्रुप की अगर बात करें तो 21 है, और अगर मेंबर की बात करें तो 38 मेंबर थे इस कमेटी के अंदर। ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। व्हाइल द प्रीवियस एनसीएफ आर बेस्ड ऑन, अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि एनसीएफ 2005 किस थ्योरी पर बेस है। तो एनसीएफ की जो पिछली जो थ्योरी थी वो आपके बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद के ऊपर बेस थी, लेकिन ये वाला जो एनसीएफ है वो आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के ऊपर बेस है। अगर आपसे ऑप्शन में ब्रूनर लिख दिया जाए ना, तो आप ब्रूनर को ही पहली प्रायोरिटी करेंगे, मार्क करेंगे। ब्रूनर नहीं है फिर आप कोग्निटिविज्म तक जा सकते हो, कोग्निटिव को आप मार्क कर सकते हो। उसके बाद अगर ये सारी चीजें नहीं है फिर आप कंस्ट्रक्टिविज्म को मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन पहली प्रायोरिटी आपने ब्रूनर को ही रखनी है, ये चीज आपने ध्यान में रखना। तो किस थ्योरी पर बेस है ये आपका यहाँ पे ब्रूनर की, या फिर आप इसको कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी आप इसको मार्क कर सकते हो अगर ये सारे ऑप्शन में नहीं है तो। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके लिए। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 कनेक्ट्स टू, अब ये भी आपको ध्यान में रखना है कौन सी अनुसूची थी, 8th शेड्यूल, ठीक है। कौन सी अनुसूची, 8वीं अनुसूची, और 22 भाषाओं में इसका जिक्र है, ये भी ध्यान में रखना। कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत है एनसीएफ के, किसके बारे में बात करता है एनसीएफ। इसके 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो आपने में भी पढ़े हो कहीं ना कहीं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है, ये कनेक्ट करता है लर्निंग टू रियल लाइफ एग्जांपल्स, यानी कि आपकी जो ज्ञान है उसको सिर्फ क्लासरूम तक नहीं बल्कि आप क्लासरूम के बाहर जाकर आपके वास्तविक जीवन के उदाहरणों से आप जोड़ करके अगर सारी चीजें सीखते हो तो ये इस चीज का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि आप अपनी लर्निंग को रिलेट करते हो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, आप सारी चीजों को यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हो। एंश्योरिंग डिफरेंट लर्निंग अप्रोचेस रेदर देन रोट लर्निंग, रोट लर्निंग बिल्कुल नहीं करनी है। हमारी जो लर्निंग है वो शिफ्ट हो रही है कहां से, रोट लर्निंग टू कंसेप्चुअल लर्निंग, यानी कि हम लोग रटन की प्रक्रिया को छोड़ करके जो कंसेप्ट है उनको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो आपका ये तरीके से शिफ्ट भी हुआ है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है एनहांसिंग द करिकुलम टू ऑफर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, यानी कि हमारा जो करिकुलम है, जो हमारी जो पाठ्यक्रम है उसको हम कहीं ना कहीं एनहांस कर रहे हैं टू ऑफर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। टेक्स्ट बुक से परे जाकर जो कुछ आपको टेक्स्ट बुक में लिख करके दे दिया बस वहीं तक ही सीमित नहीं है। हमारा जो करिकुलम है ऐसा होना चाहिए कि आप आउटसाइड अपने टेक्स्ट बुक से भी जाएं, आप चीजों को बाहर तक भी जो है कनेक्ट करते हुए सीखें, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक तक ही हमें सीमित नहीं रहना। तो एनसीईआरटी कहता है कि हमें बियॉन्ड टेक्स्ट बुक भी जाकर के स्टडी करना है, लर्निंग को करना है। इंप्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग एग्जामिनेशंस, जितने भी आपका ये जो परीक्षा प्रणाली है इसके अंदर लचीलापन आए, आप किसी भी प्रकार की रिजिडिटी यहाँ पर ना रखी जाए, मतलब चीजें ऐसे करी जाए। आप इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट के तौर पर ले सकते हो कि आपका असेसमेंट ऐसा हो जिससे आप अपनी कमियों को दूर कर पाए। ऐसा नहीं है कि आपको बस नंबर थोप दिया, आपके माथे पर लिख दिया आप कितने नंबर है, आप फर्स्ट आए हो, आप सेकंड आए हो, जाओ अगली क्लास में। नहीं, आपका जो एग्जामिनेशन है ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो कमियां है उस चीज को आप रिजोल्व कर पाए, उसको आप कहीं ना कहीं रिमीडियल टीचिंग से अपने बच्चों की आप उनकी कमियों को क्या कर पाए, सोल्व कर पाए। उसके बाद देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर चिंताओं से अवगत एक सर्वोपरि पहचान को बनाना भी एक इसका मोटो हो जाता है। तो ये कुछ 5 प्रिंसिपल्स थे जो यहाँ पे आपको ध्यान में रखने, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर्मूला अगर एनसीएफ 2005 की बात करें तो किस सूत्र पर बेस है, फॉर्मूला मतलब किस सूत्र पर ये बेस है, तो लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है, बिना बोझ की शिक्षा। शिक्षा हमें ऐसे नहीं सीखनी है कि हमारे पर बोझ है, बल्कि हमें इंटरेस्ट लेते हुए सारी चीजों को सीखना है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हो जाता है एनसीएफ 2005 का, लर्निंग विदाउट बर्डन। ये भी आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। पूरा ऐसे मतलब टॉपिक वाइज तो नहीं, मतलब ऐसे क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक ऐसे शॉर्ट फॉर्म में सारी चीजें आपके लिए लेकर के आई। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और एनसीएफ दोनों को हम कैसे एक तरीके से ना संबंधित करते हैं, एनईपी और एनसीएफ को दोनों को कैसे हम संबंधित कर सकते हैं, भाई दोनों आपस में मिक्स भी है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, एनईपी 2020 ऊपर हम करके आए हैं ना,
तो एनईपी 2020 एम्स टू डिवाइस 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये जो है हमें 4 एनसीएफ की बात करता है। सबसे पहला जो एनसीएफ है वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर ईसीसीई, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जो शुरुआती साल होते हैं बच्चे के बहुत क्रूशियल होते हैं, वहां पर जो न्यूट्रिशन प्लस एजुकेशन की बात करी गई है बच्चे को शुरुआती साल में। तो ये एक तो एनसीएफ ऐसा होना चाहिए जो ईसीसीई को फॉलो करता हो। दूसरा एनसीएफ बात करता है स्कूल एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्कूल शिक्षा के बारे में बात करता है। तीसरा एनसीएफ बात करता है एनसीएफ टीई फॉर टीचर एजुकेशन के बारे में। ठीक है, तो ये दोनों चीजें तो अभी राइट नाउ चली हुई है, बट ये जो दोनों चीजें इसके ऊपर काम चल रहा है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ये आपका 2009 में आया था, मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर बताया है। एनसीएफ 2000-2005 तक जो था वो आपका चाइल्ड सेंटर्ड था, उसके बाद जो आपका एनसीएफ टी आया वो आपका टीचर सेंटर्ड है। तो ये 2009 वाला है, ये आपका टीचर से रिलेट करता है, टीचर के लिए ही है ये एनसीएफ, और टीचर को सेंटर में रख करके है। उसके बाद अडल्ट एजुकेशन का है, तो ये इन दोनों चीजों पर अभी काम चल रहा है, तो इसलिए एनसीएफ और आपका जो एनईपी है थोड़ा सा संबंधित है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपको ये टॉपिक भी करा देना चाहिए। अंडर द लेटेस्ट राउंड ऑफ रिवीजन ड्राफ्ट फ्रेमवर्क ऑफ अर्ली, यानी कि ये जो ईसीसी वाला है और स्कूल एजुकेशन है वो आपका पहले से ही पूरा प्रिपेयर हो चुका है कहीं ना कहीं, और जो आपका टीचर वाला है एनसीएफ टीचर वाला और अडल्ट एजुकेशन का वो आपका अंडर में है, यानी कि उसके अंदर अभी काम चला हुआ है। तो ये था आपका कंटेंट, आई होप पसंद आया होगा। हमने एनईपी पढ़ा है और चाइल्ड राइट्स के बारे में पढ़ा है, आरटी के बारे में पढ़ा है, एनसीएफ के बारे में पढ़ा है, और आप पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस को, धीरे धीरे अच्छे से देखना क्वेश्चंस को, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन के टॉप इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अगर आप इन एमसीक्यूज को बना पाते हैं तो मतलब आपकी तैयारी यहां पर ठीक चली हुई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 प्रपोजेस पेडागोजिकल शिफ्ट। एनईपी ने कहा है कि हमें एक शिफ्ट करना है। शिफ्ट कहां से कहां पर करोगे भाई? हमें जो पहले चीजें करी चली आ रही थी वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए ठीक नहीं थी, अब हमें शिफ्ट करना है, उस चीज से हमें एक अलग लेवल पर जाना है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म से बिहेवियरिज्म पे शिफ्ट करना है? नहीं, हम इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। रोट लर्निंग से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हमारी जो भी रटने की जो प्रक्रिया है उससे हमें शिफ्ट करना है कहां पर? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो सके। अगर आपने मैंने जो बोला वो अच्छे से सुना होगा तो आप इसको आराम से मार्क कर सकते हो कि जो एनईपी है वो जिक्र करता है कि हमारी रोट लर्निंग से हम कहां पे शिफ्ट कर जाए, हम कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ पाए, इसके ऊपर शिफ्ट करने के बारे में बात हमारा एनईपी कहता है। नीचे हम जाएंगे नहीं बिकॉज हमें बहुत पॉजिटिव आंसर ऊपर ही मिल गया है। The purpose of assessment as per the National Education Policy 2020 is, जो आकलन हम करते हैं उसका पर्पस क्या है? एनईपी 2020 क्या बोलती है इस आकलन के बारे में? हमने परख को पढ़ा था ना, PARAKH परख। ये बेसिकली बात करता है फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में कि हम बच्चे का ऐसे आकलन करें कि बच्चे के कुछ भी लर्निंग के जो गैप है उसको हम भर पाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम एंड में कर रहे हैं फिर उसको मार्क्स पकड़ा दिए और बाद में वो बस चला गया अगली क्लास में, जो उसका पीछे रह गया था वो रह ही गया। लेकिन यहाँ पर ये बात करते हैं फॉर्मेटिव को नहीं बल्कि किसके बारे में, समेटिव को नहीं बल्कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि असेसमेंट ऐसा होना चाहिए जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान हो और बच्चे जो है वहीं पर ही अपनी कमियों को एक तरीके से भर पाए, उनको सीख पाए। ठीक है, उनसे कैटर कर पाए। असेसमेंट का क्या पर्पस है? हाउ टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स इन आउट ऑफ द क्लासरूम, कि विद्यार्थी को कक्षा में कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जाती है। कंपैरिजन हम कभी भी नहीं करते, बच्चों के अंदर कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। गैप्स एंड डेफिशिएंसीज इन स्टूडेंट लर्निंग टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई हर फेलियर, या फिर मेमोराइजेशन भी हम नहीं करते हैं। तो इसका आंसर या तो 1 में होगा या फिर इसका आंसर 3 में होगा। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, हमने बात करनी है असेसमेंट के बारे में। हमारा हो रहा है आकलन, हम बच्चों का कर रहे हैं आकलन, और आकलन हम किस लिए करते हैं? जो भी बच्चे के गैप होते हैं, जो भी उसके अंदर कमियां होती है, कहीं ना कहीं उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कर रहे हैं कि बच्चे के फेलियर को आइडेंटिफाई कर ले। ऐसा नहीं कि मतलब ये कहने के लिए कि तू फेल हो गया, तू पास हो गया, तेरे कम नंबर आए, तुझे ज्यादा नंबर आए हैं, बल्कि हम उस चीज को डील कर पाए इसलिए। ठीक है, इस चीज को हम हो सकता है आप इसका फर्स्ट आंसर मार्क करें, बट फर्स्ट इसका आंसर नहीं है। जो भी आप जितनी भी जो गैप्स होते हैं बच्चे की लर्निंग में, जो भी बच्चे के अंदर कमियां होती है, उस चीज को हम आइडेंटिफाई कर पाए ताकि उसको एक रिमीडियल टीचिंग जो है टीचर यहाँ पर कर पाए, उसको एक उपचारात्मक शिक्षण कर पाए ताकि बच्चे की जो भी लर्निंग की गैप है वो भर पाए। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, मुझे मैसेज करके बताना, कमेंट करके बताना कि किसने इसका आंसर सही दिया था। ठीक है, मैक्सिमम का मे भी सबने हो सकता है 1 दिया हो,
है ना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस इंक्लूजन, किसका इंक्लूजन हो रहा है, किसको समावेश हम कर रहे हैं एनईपी 2022 के अकॉर्डिंग। ग्रुप वर्क को, सेल्फ असेसमेंट को, प्रोजेक्ट को, स्टैंडर्ड टेस्ट को, पोर्टफोलियोज को, इसको या इसको। तो देखिए जहां पर भी सेल्फ असेसमेंट आ जाता है ना, तो एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है ये कि हम स्वयं का आकलन कर रहे हैं, ठीक है। और जब बच्चा स्वयं का आकलन करता है ना, तो कहीं ना कहीं उसकी लर्निंग बहुत ही बेटर तरीके से हो रही है, अगर वो स्वयं का आकलन कर पा रहा है तो, ठीक है। तो ग्रुप वर्क और सेल्फ असेसमेंट इसका क्या हो जाता है, एक करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। व्हाट शुड बी द अंडरलाइंग प्रिंसिपल फॉर असेसमेंट, आकलन का एक अंडरलाइन प्रिंसिपल कौन सा है, पर ये इस चीज को What should be the underlying principle of assessment according to NEP 2022 के अकॉर्डिंग आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। प्राइमरी टेस्टिंग, रोट मेमोराइजेशन स्किल, एनकरेजिंग लर्निंग टू कंटेंट ओनली नहीं कभी भी होता है, ठीक है। और ये एक तरीके से रटने के कौशलों का परीक्षण भी हम लोग नहीं करते, रटन की प्रक्रिया से तो हमें दूर भागना है। जहां पर भी आपको रोट लर्निंग दिखे वो आपका आंसर कभी नहीं हो सकता। ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट, या फिर असेसिंग स्टूडेंट्स ओनली इनटू द कोग्निटिव, ओनली भी नहीं हो सकता, ठीक है। ओनली हम केवल बच्चे के जो संज्ञानात्मक डोमेन है उनको हम केवल असेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 बच जाता है बस, कि सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने का विकास का अनुकूलन करना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या है, सही है। नेग्लेक्ट भी आप आराम से कर सकते हो, देखो ये बिल्कुल गलत हो गया, ये भी बिल्कुल गलत हो गया और ये भी बिल्कुल, तो बचा क्या, यही तो अपना आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टेट दैट लर्निंग शुड बी, कि जो सीखना है वो कैसा होना चाहिए, कंटेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो बुक में लिखा है बस उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। टेक्स्ट बुक यानी कि पाठ्य पुस्तकों को केंद्र में रखते हुए होना चाहिए, कि हमें बाहर नहीं जाना, बिल्कुल भी आउटसाइड वर्ल्ड को कनेक्ट नहीं करना है हमें। टेक्स्ट बुक सेंटर कैसे हम रह सकते हैं कि किताबों में कुछ भी लिख दिया बस वहीं तक जाएंगे, उससे अलावा नहीं जाएंगे। एक्सपीरियंशियल या फिर बिहेवियरिस्टिक, तो हमारी जो लर्निंग है वो कैसी होनी चाहिए, हमारी लर्निंग हमेशा एक्सपीरियंशियल होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग अपने एक्सपीरियंस से सारी चीजें यहाँ पर जो है करते हैं, ठीक है। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करी गई है एनईपी 2022 के अकॉर्डिंग, 2020 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द फॉर्म ऑफ असेसमेंट इन स्कूल शुड शिफ्ट फ्रॉम टू, यानी कि किस पे शिफ्ट किया गया है, समेटिव टू फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव समेटिव। रोट मेमोराइजेशन हम करते नहीं है, रिजिड स्टैंडर्ड टेस्टिंग भी नहीं करते हैं, और फॉर्मेटिव से समेटिव हम जाएंगे ही क्यों, बिकॉज हमें तो समेटिव फॉर्मेटिव जाना है। समेटिव मतलब एंड में हम बच्चों का आकलन करते हैं, और इसमें हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान करते हैं, ड्यूरिंग करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और ये आपका बेस्ट होता है ताकि बच्चों की जो कमियां है वो उसी टाइम बच्चे जो है उसको सुधार ले, ना कि उसको अपने साथ आगे लेकर के चले, ठीक है। तो हम ऑप्शन नंबर 1 पे जाएंगे, जो कि हमारे लिए बिल्कुल सही रहेगा और 1 नंबर हमें दे करके जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस दैट एजुकेशन शुड बी, शिक्षा कैसी होनी चाहिए ये एनईपी बताता है। ड्रिल और प्रैक्टिस पे होनी चाहिए है, इंक्वायरी ड्राइविंग डिस्कवरी ओरिएंटेड होनी चाहिए है, टेक्स्ट बुक और टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं होना चाहिए। ड्रिल प्रैक्टिस की भी बात नहीं करता, बल्कि जब ऑप्शन नंबर 2 को आप पढ़ेंगे तो देखो कितनी अच्छी बात कह रहा है कि इंक्वायरी यहाँ पर हमारी अच्छी हो रही है, साथ ही हम लोग यहाँ पर डिस्कवरी, खोज उन्मुखी यहाँ पर हम बन रहे हैं, कि हम लोग अच्छे से चीजों को कर पा रहे हैं, एक्टिव होकर के सारी चीजें यहाँ पर कर पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लीज एम्फेसिस ऑन, किस पे ये जो है प्रभाव डालता है, लर्निंग फॉर एग्जाम के लिए करते हैं, रोट लर्निंग के लिए करते हैं, प्रैक्टिस एंड ड्रिल करते हैं, या फिर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए करते हैं। तो हम सारी चीजें किसके लिए करते हैं, अपने कंसेप्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मुझे कमेंट करके बताना एंड में कितने क्वेश्चन बने, कमेंट ही नहीं करते हो, बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है। देखते तो हो वीडियो को लेकिन कमेंट नहीं करते हो, कमेंट किया करो। RTE एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया विद इमीडिएट इफेक्ट, कब इंप्लीमेंट किया गया था, मैंने आपको बार बार बताया था, 1 अप्रैल 2010, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 को RTE एक्ट को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे इस चीज को बढ़ते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हैज प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम वर्किंग आवर्स पर वीक, मिनिमम वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए, हर हफ्ते मिनिमम काम करने के जो घंटे हैं वो कितने होनी चाहिए टीचर के लिए, तो वो होनी चाहिए 45 आवर्स, ठीक है। 45 घंटे की बात करी गई है RTE 2009 एक्ट के अंदर 45 घंटों की बात करी गई है। नेक्स्ट है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द वर्क ऑफ बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, किस संवैधानिक संशोधन के दौरान द वर्क ऑफ RTE 2009 was done, तो मैंने आपको बताया था ना तब कि कौन सा 86वां संशोधन, और अगर आर्टिकल की बात करी जाए तो 21A, ठीक है। ये दोनों चीज अच्छी तरीके से रट लो, 86वां संशोधन था, 21A आर्टिकल था, ठीक है। तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है।
नेक्स्ट है, इन विच सेक्शन ऑफ आरटी 2009 इट हैज बीन मेंशन्ड दैट प्राइमरी एजुकेशन विल बी गिवन इन मदर टंग। कौन से उसमें सेक्शन में बताया गया कि प्राइमरी एजुकेशन में जो आपको लैंग्वेज करी जाएगी वो मदर टंग होना चाहिए। तो अगर आपने ढंग से सुना हो वहां पर, तो सेक्शन 29 के अंदर बताया गया था, ठीक है। जो धारा 29 है उसके अंदर बताया गया था कि मदर टंग के अंदर पढ़ाना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन में। हमने ऊपर अच्छे से पढ़ करके भी आए हैं हम कि मदर टंग की बात करी गई है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 specifies that if the number of children admitted for first class to fifth class is above 200 then the pupil teacher ratio required is। अगर पहली क्लास से 5वीं क्लास तक अगर बच्चों की संख्या 200 है, तो मैंने एक हेडमास्टर का भी जिक्र किया था, एक हेडमास्टर होना चाहिए है। उसके बाद अगर बच्चों की संख्या ज्यादा है तो प्यूपिल टीचर रेशियो कितना हो जाएगा, तो प्यूपिल टीचर रेशियो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी कि 40 बच्चों पे एक टीचर आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। वैसे अगर बात करें तो प्राइमरी में 30 था और अपर प्राइमरी कितना था, 35 था, बट अगर बच्चे ज्यादा है तो 40 बच्चे हो जाएंगे और एक टीचर हो जाएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 टीचर्स कैन नॉट बी डिप्लॉयड फॉर। टीचर्स को किस चीज के लिए आप डिप्लॉय नहीं कर सकते हो, टीचर को आप पढ़ाई के अलावा या उन 3 चीजों को छोड़ करके जो मैंने आपको कंटेंट बताया था, आप कहां पर पे नहीं भेज सकते हो। आप लोग पॉपुलेशन सेंसस में भेज सकते हो, किसी भी आपदा राहत कार्य में टीचर जा सकता है, इलेक्शन का काम भी कर सकता है, लेकिन आप पल्स पोलियो प्रोग्राम में अपने टीचर्स को भेजने की नहीं भेज सकते हो, ठीक है, आपके पास अनुमति नहीं है इनको इधर भेजने की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एड्रेस्ड इन द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। कौन सी इसमें से एड्रेस नहीं है? ट्रेनिंग, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फैकल्टी फॉर टीचर्स, एंश्योरिंग एडमिशन टू चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेट्स, या फिर डिसाइडिंग द एकेडमिक कैलेंडर, या फिर एजुकेशन आफ्टर 14 ईयर्स। तो देखिए आरटी एक्ट में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की बात करी गई है, 14 वर्ष के बाद की बात नहीं करी गई है, ठीक है, आफ्टर 14 ईयर्स की बात नहीं करी गई है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 स्टेट दैट अ टीचर शैल परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज। टीचर कौन से ड्यूटीज इनमें से परफॉर्म कर सकता है? मेंटेन रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है, रेगुलर भी होना चाहिए टीचर को, पंक्चुअल भी होना चाहिए है। कंडक्ट एंड कंप्लीट करिकुलम, अपने करिकुलम को भी कंप्लीट कराएगा और एंटायर करिकुलम को एक निर्धारित टाइम पर ही पूरा करेगा। तो इसलिए ऑल ऑफ द दीज इसका क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, The right to free and compulsory education for children between the age group of 6 to 14 has been included in the Indian Constitution। तो बताओ अभी फटाफट से, आर्टिकल 21A, ठीक है। अगर संशोधन की बात करी जाए तो 86 संशोधन था, संवैधानिक संशोधन, और आर्टिकल कौन सा था, 21A, ठीक है, 21A। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सीधे तौर पर सही हो जाता है और एक नंबर हमें दे करके जाता है। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 स्टिपुलेट्स दैट लर्निंग शुड बी, जो सीखना है वो कैसा होना चाहिए, 2009 के अधिनियम के अकॉर्डिंग रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए ना, कभी भी ये जो वर्ड है ना, ये नेगेटिव है। Restrict to scholastic activities, carefully monitored by frequent testing through activities in a child friendly manner, या फिर सपोर्टेड बाय एक्स्ट्रा कोचिंग। तो देखो यहाँ पर जो लर्निंग है कैसी होनी चाहिए है, एक्टिविटीज होनी चाहिए, लेकिन चाइल्ड फ्रेंडली मैनर में। बच्चों का इंटरेस्ट यहाँ पर चाइल्ड से मित्रतापूर्ण व्यवहार आप करके चल रहे हो, बच्चे के साथ आप ऐसे सारी चीजें कर रहे हो कि बच्चे के अनुकूल है सारी चीजें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जो समावेशी जो शिक्षा है उसका जो कॉन्सेप्ट है एज एडवोकेटेड इन द आरटी एक्ट 2009 इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है? बिहेवियरिस्ट प्रिंसिपल, अ सिस्टमैटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबल्ड, या फिर राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। भाई इंक्लूसिव एजुकेशन लेना है, ठीक है, तो सिर्फ हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि सिस्टमैटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबल्ड, विकलांगों के प्रति सहानुभूति थोड़ी ना हमें देनी है, भाई उनका अधिकार है, उनका अधिकार है, हम कैसे उनको सहानुभूति दे सकते हैं, उनका अधिकार है शिक्षा का, तो ये तो हम कह ही नहीं सकते। बिहेवियरिस्ट प्रिंसिपल भी नहीं कह सकते हैं। मेन स्ट्रीम करना डिसेबल्ड को बाय ऑफरिंग देम प्राइमरी वोकेशनल एजुकेशन भी नहीं, बल्कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है, एक ऐसा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है कि हर बच्चे का अधिकार होता है, फिर चाहे वो स्पेशल हो, फिर चाहे वो नॉर्मल हो, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यहां पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू आरटीई
According to RTA 2009, in which class 25% seat of student from weak section should get admission. 25% सीट के बारे में हमने बात करी थी ना कि वीकर सेक्शन को भाई बिल्कुल होने चाहिए हैं इन नेबरहुड प्राइमरी स्कूल। तो ये कौन सी क्लास के बारे में बात करेगा? तो जब बच्चा स्कूल में पहली कक्षा में एंटर करता है ना, तभी से सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड हो जाती है। तो फर्स्ट क्लास ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाता है? सही हो जाता है कि पहली क्लास से ही सारी चीजें इंक्लूड होना शुरू हो जाती है जब बच्चा फर्स्ट क्लास में एंटर करता है। कोठारी कमीशन रिपोर्ट वाज एंटाइटल्ड ऑन, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट जो है किस पर बेस थी? एजुकेशन और नेशनल डेवलपमेंट पर बेस थी, ठीक है। लर्निंग टू एडवेंचर के लिए नहीं हो रहा था, डाइवर्सिफिकेशन और एजुकेशन के लिए नहीं हो रहा था, एजुकेशन सोशलाइजेशन के लिए नहीं हो रहा था, बल्कि किसके लिए था? एजुकेशन के लिए हो रहा था, ठीक है। एजुकेशन के लिए सारी चीजें यहाँ पर हो रही थी, तो ये आपने ध्यान में रखना है। एजुकेशन और नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास के लिए सारी चीजें यहां पर थी जो कोठारी कमीशन आया था एजुकेशन के लिए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन कमीशन Which language should be used in primary education for better understanding? ये हम पहले भी पढ़ करके आए कि जो प्राइमरी एजुकेशन आपकी उसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग बच्चों को हो पाए, इसलिए हम कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हैं? बताओ कौन सी का करते हैं? मदर टंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो भी बच्चे की मातृभाषा है, जिस भाषा में बच्चे को ज्यादा चीजें आती है, जो भाषा बच्चे अपने घर में यूज करता है, उसी चीज के बारे में बात करेंगे, उसकी जो मातृभाषा जो उसको आती है। भाई अगर बच्चे को इंग्लिश नहीं आती, मेरी क्लास में मान लो उसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, और उसको मैं इंग्लिश में बड़बड़ाने लग जाऊं, तो क्या उसको समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो हम बच्चे को उसकी मातृभाषा के अंदर पहले पढ़ाते हैं। हमने बात करी थी ना वहां पे कि 5वीं कक्षा तक तो कम से कम बच्चे को उसकी मदर टंग में पढ़ाना चाहिए है, और अगर फिर भी अगर जरूरत है तो आप 8 तक भी उसको मदर टंग में जा सकते हो। हमने अभी पीछे पढ़ करके आए हैं, ठीक है। तो मदर टंग इसका क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। मेजर ड्रॉबैक एसोसिएटेड विद नॉट सो वेल, जो आपकी 1968 थी वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई थी। पहले 1968 आई थी, उसके बाद 1986 आई थी, ठीक है। आपने मैंने पीछे भी पढ़ा है ना कि आपकी जो 1968 वाली है उसका एक मेजर ड्रॉबैक क्या है? एनईपी 1968 का उसका एक मेजर ड्रॉबैक क्या है? तो उसका जो मेजर ड्रॉबैक क्या है? एजुकेशन वाज इन स्टेट लिस्ट, भैया एजुकेशन जो है एक तरीके से राज्य के उसमें थी, या फिर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन वाज नॉट इंप्लीमेंटेड, बल्कि ये इसका जो मेन जो ड्रॉबैक था वो ये था कि कंपल्सरी एजुकेशन जो होती है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की, उसको अच्छे तरीके से हाईलाइट नहीं किया गया था। इसलिए ये वाली जो एनईपी है वो एक तरीके से क्या हो गई थी? विफल हो गई थी। 1986 आई थी, उसके बाद आपका ये जो 2020 है वो एक तरीके से रिप्लेसमेंट है किसका? 1986 का, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर हो जाता है सही। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। एनसीएफ प्रस्तावित करता है कि मूल्यांकन जो प्रणाली है वो किस पे बेस होनी चाहिए है? अंक पे, ग्रेड पे, दोनों पे, और कोई नहीं पे? तो ये तो नहीं करेंगे, अंक पे नहीं कर सकते। बच्चों को हम अगर उसके 90 नंबर आए, 91 नंबर आए, अगर उसके 92 नंबर आए तो हम तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज नंबर तो सभी बराबर से ही ले रहे हैं। तो हम ग्रेड के अकॉर्डिंग चल सकते हैं, ठीक है। हम उनको ग्रेड दे सकते हैं। यहाँ पर ग्रेड के बेस पे बच्चा ना तो स्ट्रेस फील करेगा, ना ही कहीं ना कहीं लो भी नहीं फील करेगा। सो ये था आज का कंटेंट। आई होप आपको पसंद आया होगा। आज हम लोग पेडागोजी खत्म कर चुके हैं फाइनली, ठीक है। पेडागोजी जो है आपका HSSC TGT पर्पस के लिए जो आपका पेडागोजी का पोर्शन है, जिससे आपके क्वेश्चन पूछे आएंगे, जो बहुत इजी आपके लिए हो सकता है अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो किसी ने अगर मेरा थ्योरी वाला पार्ट भी नहीं देखा और अगर आपने 1 से लेकर के 5 तक ये मैराथन सेशन भी देख लिया है ना, तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। तो मैं सभी से यही कहूंगी भी, अगर आप कोशिश कर लेना एक बार फिर से आप इसको और एग्जाम टाइम में देख करके अगर जा सको तो, बिकॉज आपके क्वेश्चन यहीं से ही निकल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आता है तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और कल जो है किस चीज की मैराथन लेकर के आनी, मुझे फटाफट से कमेंट करके बताना, ठीक है। वैसे तो आप डेली करते हो कमेंट कि मैम ईवीएस की करा दो, रोड सेफ्टी की करा दो, इसकी मत कराओ, इसकी करा दो, इसकी मत कराओ, इसकी करा दो। तो चलो मुझे आप कमेंट करके बताना, जिसकी मेजोरिटी होगी वही चीजें, लेकिन जल्दी जल्दी बता देना, ठीक है। फिर आप कहीं मुझे कल मॉर्निंग में बताओ, फिर मैं प्रिपेयर कब करूंगी, ठीक है। तो मुझे फटाफट से कमेंट करके बताना। अदरवाइज तो फिर मैं सोच रही हूँ कल मैं रोड सेफ्टी की लेकर के आऊँ, ठीक है, उसके बाद ईपीएस की। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।